लास्ट क्लास में मैंने एंड किया था। कोगुलेशन हम स्टडी कर रहे थे, राइट। कोगुलेशन पावर मैंने एक्सप्लेन किया था कि कोगुलेशन पावर क्या है, राइट। सो कोगुलेशन पावर हम स्टडी कर चुके, और उसके बाद में आता है प्योरिफिकेशन ऑफ सोल। मतलब कि कोलाइडल सॉल्यूशन को कैसे प्योरीफाई करना है। ठीक है। पहली बात तो ये कि कोलाइडल सॉल्यूशन को जब भी आप प्रिपेयर करते हो, हमने इससे पहले प्रिपरेशन मेथड देखा, तो जब भी आप कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हो ना, तो प्रिपरेशन के टाइम पे कुछ इम्प्योरिटीज है ना उस सॉल्यूशन में रह जाती है। कुछ इम्प्योरिटीज वहां पे आ जाती है। वो इम्प्योरिटीज किस फॉर्म में हो सकती है? जैसे आप लोगों को पता है कि हम पीपीटी से भी कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो जब आप पीपीटी से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस पीपीटी में आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, राइट। बाय डिफॉल्ट मान लीजिए आपने इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा ऐड कर दिया, तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट रह जाएगा उस सॉल्यूशन में, राइट। समझ में आ रहा है? तो एग्जैक्टली प्योरिफिकेशन ऑफ सोल का मतलब क्या है? कुछ इम्प्योरिटी, वो इम्प्योरिटीज कौन कौन सा होगा उसे समझते हैं। फर्स्ट है एक्सेसिव क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये क्वांटिटी जो इलेक्ट्रोलाइट का है, एक्सेस अमाउंट में है। ये क्यों आ रहा है? जब भी आपने एक पीपीटी को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया है, तो आप कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो, और उस इलेक्ट्रोलाइट अगर आपने ज्यादा अमाउंट में ऐड कर दिया है तो कुछ वो रह जाएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, सम अदर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं जो सॉल्युबल होती है कोलाइडल सॉल्यूशन में, है ना, इसीलिए वो उसी के साथ अटैच रहती है, उसी कोलाइडल पार्टिकल के साथ अटैच रहती है वो इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो दो तरीके से हमें देखना है कि इम्प्योरिटीज रिमूव करने की हम बात कर रहे हैं। आपको एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट को निकालना है, और उसके अलावा जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है उनको निकालना है, ठीक है। तो इसका सबसे पहला मेथड जो है वो है डायलिसिस। अब डायलिसिस को मैं सिंपल अपने लैंग्वेज में पहले समझा रहा हूँ, उसको देखना। आपके पास क्या है, एक कंटेनर होगा जिसके अंदर वाटर फिल किया है हमने, ठीक है। इधर से वाटर इनलेट हो रहा है ना। वाटर इधर से, ऐसा बोल सकते हैं, वाटर से ये इनलेट है इधर, और बहुत स्पीड से, मतलब कुछ वेलोसिटी के साथ वाटर यहाँ पे हम इनलेट हो रहा है, और इधर से ये वाटर का आउटलेट है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। ठीक है। बीच में हमने क्या किया, हमारे पास एक एनिमल मेम्ब्रेन है, तो ऐसा मान लीजिए, ऐसा कुछ ये एनिमल मेम्ब्रेन है। इस एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है, जिसको इन शॉर्ट मैंने सोल बोला। तो इस एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर मैंने कोलाइडल सॉल्यूशन भरा, और उस कोलाइडल सॉल्यूशन को भरने के बाद उस पूरी एनिमल मेम्ब्रेन को उठा के मैंने इसमें इस सॉल्यूशन में डिप कर दिया, ठीक है। इस सॉल्यूशन में मैंने डिप कर दिया। तो अब वो जो सॉल्यूशन है ना, वो जो आपने डिप किया है अभी मेम्ब्रेन, राइट, उसके अंदर तो क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, और बाहर क्या है, मीडियम है ना, ऐसा बोल सकते हैं, वाटर है। बाहर वाटर है ना, और अंदर क्या है, सोल है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो वाटर क्या है ना, कि वाटर बहुत फोर्स से अंदर भी आ रहा है कंटेनर के, और बाहर भी जा रहा है। तो क्या करेगा वाटर, अपने साथ इतने फोर्स से आ रहा है ना, तो वाटर क्या करेगा, अपने साथ जो इम्प्योरिटीज है ना कोलाइडल सॉल्यूशन की, उनको साथ ले जाएगा, इम्प्योरिटीज को। और मैं आपको बता दूं कि हमेशा ऐसा होगा, मतलब 99% केसेस में हम बोल सकते हैं कि जो इम्प्योरिटी है, अगर वो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से है, तो इम्प्योरिटी का जो साइज होगा वो कोलाइडल पार्टिकल से कम होगा, ठीक है। तो क्योंकि इम्प्योरिटी का साइज कोलाइडल पार्टिकल से कम है, तो इम्प्योरिटी पहले तो एनिमल मेम्ब्रेन से बाहर आएगा, और जैसे ही एनिमल मेम्ब्रेन से बाहर आया, वो वाटर के कांटेक्ट में आ गया, अब वो वाटर के साथ इजीली बाहर चले जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब जो एनिमल मेम्ब्रेन आपने वाटर में डिप किया, एक्चुअली में हुआ ये कि जैसे ही आपने उसको वाटर में डिप किया, इम्प्योरिटीज इस तरीके से बाहर आने लगी उससे, ठीक है। ये इम्प्योरिटीज क्यों? क्योंकि इम्प्योरिटी का साइज जो होता है वो डीपी पार्टिकल के कंपैरिजन में कम होता है, इसलिए वो एनिमल मेम्ब्रेन को पास कर जाता है। और उसके बाद फिर आप बहुत फोर्स वाटर, उसमें वाटर आ रहा है और वाटर बाहर भी जा रहा है, तो वाटर अपने साथ उस सब इम्प्योरिटीज को ले जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो प्रोसेस है बेसिकली इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, है ना। ये प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो आप क्या करते हैं, इसी प्रोसेस को फास्ट करने के लिए जो नेक्स्ट टर्म आता है, हम डायलिसिस को इलेक्ट्रो डायलिसिस करवाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड की प्रेजेंस में हम डायलिसिस करवाएंगे, थोड़ा फास्ट हो जाएगा वो, ठीक है। तो आई होप ये डायलिसिस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ये डायग्राम, जो रफ डायग्राम मैंने बनाया, मैं इसको हटा रहा हूँ अभी। प्रॉपर डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, राइट। प्रॉपर डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर क्या था, हमने उसको कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल किया, और फिर देखो डिप कर दिया उसमें, है ना। ऐसा आप देख सकते हैं, हैंगर भी लगा हुआ ऊपर, राइट, है ना। और फिर वाटर इनलेट हो रहा है और वाटर आउटलेट जा रहा है, बहुत स्पीड से वाटर है यहाँ पे, मतलब वाटर स्टेशनरी नहीं है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि वाटर जो है अपने साथ इम्प्योरिटी लेके जा रहा है, ठीक है। इसी डायलिसिस को हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में करवाया, तो इलेक्ट्रो डायलिसिस हो गया। बट ध्यान रखना, इलेक्ट्रो डायलिसिस मतलब ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव प्लेट होगा, एक नेगेटिव प्लेट होगा, है ना।
2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो इफेक्ट होगा वो तभी पड़ेगा जब कोलाइडल पार्टिकल या फिर इम्प्योरिटी, आप इम्प्योरिटी को सेपरेट करना चाह रहे हो ना, जब इम्प्योरिटी पे चार्ज प्रेजेंट होगा ना तभी इलेक्ट्रोडायलिसिस का कुछ मीनिंग है, अदरवाइज नहीं है, राइट। क्योंकि अगर इम्प्योरिटी पे चार्ज है ही नहीं तो फिर वो किसी भी प्लेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, राइट। तो जैसा कि मैंने बोला कि इम्प्योरिटी इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होता है, और आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट तो चार्ज होता ही है ना, उसपे तो आयन होते हैं, वो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो वो इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा, ये इलेक्ट्रोड प्लेट की तरफ जाएगा, और क्या होगा, एक प्लेट पे जाके वहां पे एक बोल सकते हैं कि जमा हो जाएगा, एक प्लेट पे जाके अगर वहां पे जमा हो जाता है तो आप आसानी से क्या है इम्प्योरिटी को सेपरेट कर सकते हैं, राइट। बट हाँ, इलेक्ट्रिकल फील्ड की प्रेजेंस में थोड़ा टाइम हमें अब कम लगेगा, पहले टाइम ज्यादा लग रहा था डायलिसिस में, इलेक्ट्रोडायलिसिस में टाइम कम लगेगा, राइट। सो यही है, इलेक्ट्रोडायलिसिस में रिपीट कर रहा हूँ, डायलिसिस के प्रोसेस को फास्ट किया गया है इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाने से, और इस प्रोसेस में आप उन्हीं इम्प्योरिटी को रिमूव कर सकते हो जो इम्प्योरिटी क्या है, कंडक्टिंग इम्प्योरिटी है, या फिर जिन इम्प्योरिटीज पे चार्ज है, सिंपल सी बात है, राइट। लास्ट का एक पॉइंट आप देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट अफेक्ट नॉन कंडक्टिंग इम्प्योरिटीज सच एज एल्कोहल एक्सेट्रा। जो इम्प्योरिटीज नॉन कंडक्टिंग है ना, उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए इलेक्ट्रोडायलिसिस यूज करने का कोई मीनिंग नहीं बनता, ठीक है। चलिए, तो डायलिसिस हो गया, इलेक्ट्रोडायलिसिस हो गया, उसके बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आता है। देखो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब नॉर्मल फिल्टर पेपर का जो पोर साइज होता है ना, नॉर्मल फिल्टर पेपर का जो पोर साइज होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, उससे कोलाइडल पार्टिकल पास हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, उस फिल्टर पेपर के पोर साइज को थोड़ा कम करेंगे, है ना, अपने हिसाब से, पार्टिकल साइज के हिसाब से। तो हमने क्या किया, उस फिल्टर पेपर के पोर साइज को कम किया, है ना, फिल्टर पेपर के पोर साइज को कम किया, और अब है ना, अब हम उससे कोलाइडल सॉल्यूशन पास कराएंगे। तो कोलाइडल सॉल्यूशन तो पास होगा ही नहीं, क्योंकि डीपी पार्टिकल तो बड़ा हो गया, बड़ा है, राइट। तो जो स्मॉल पार्टिकल हैं, जो इम्प्योरिटी है, मैंने बताया था इम्प्योरिटी स्मॉल पार्टिकल्स होंगे ना, तो इम्प्योरिटी उससे उस फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा, बट कोलाइडल सॉल्यूशन पास नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो मेथड है इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। देखिए, नॉर्मल फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसने बोला क्योंकि आपने फिल्टर पेपर का पोर साइज को क्या है, आपने कम किया ना, समझ में आता है। फिर से बोल रहा हूँ, पहली बात, ये जो फिल्ट्रेशन मेथड है ना, इससे आप प्योरिफिकेशन तो करते ही हो। प्योरिफिकेशन जब भी आप कर रहे हो, जब भी आप इम्प्योरिटी निकाल रहे हो, राइट, जब भी आप इम्प्योरिटी निकाल रहे हो, इसका मतलब आप उस सॉल्यूशन को क्या कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, राइट। ऑब्वियस सी बात है, किसी किसी एक सॉल्यूशन से अगर आप मान लीजिए सॉल्वेंट निकालते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा ना। एग्जैक्टली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड के लिए बोला जाता है कि ये मेथड सिर्फ प्योरिफिकेशन का ही नहीं है, ये सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेट भी कर रहे हो आप एक तरीके से, राइट, ठीक है। क्योंकि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का पोर साइज ज्यादा होता है, तो वहां से कोलाइडल पार्टिकल पास हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पोर साइज को थोड़ा स्मॉल किया, ठीक है, स्मॉल किया, और फिर फिल्टर पेपर पोर साइज को स्मॉल करके फिर हम कोलाइडल सॉल्यूशन पास करा रहे हैं। तो अब क्या होगा, इम्प्योरिटी तो पास हो जाएगा, बट कोलाइडल सॉल्यूशन पास नहीं होगा, ठीक है। तो सेपरेट कर लिया हमने इम्प्योरिटी को, समझ में आता है। उसके बाद आता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप लोग जानते हो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, राइट, तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था कि कोलाइडल पार्टिकल को ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि मास बहुत कम है तो ग्रेविटी नहीं लगता। बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के आप उन कोलाइडल पार्टिकल को क्या कर सकते हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से सेटल कर सकते हो, है ना, सेटल कर सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हमको पता है कि कोलाइडल जो पार्टिकल है उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट होता है। तो हमने क्या किया, हमने एक सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन में कोलाइडल पार्टिकल को रखा, उसका जो सेंट्रीफ्यूगल जो मशीन है वो उसका स्पीड जो है ना, एंगुलर स्पीड उसका बहुत ज्यादा है, हाई स्पीड से वो रोटेट कर रहा है। इस केस में क्या होगा, जो कोलाइडल पार्टिकल है वो क्या होंगे, सेटल हो जाएंगे। अगर कोलाइडल पार्टिकल सेटल हो गए, राइट, तो कोलाइडल पार्टिकल क्योंकि उनका मास ज्यादा है तो वो सेटल हो जाएंगे। अगर कोलाइडल पार्टिकल सेटल हो गए, इसका मतलब इम्प्योरिटी अलग हो गया है, हम ऐसा बोल सकते हैं ना। कोलाइडल पार्टिकल आपने अलग कर लिया, मतलब इम्प्योरिटी रह गया है बाकी, समझ में आ रहा है। तो या तो आप इम्प्योरिटी निकाल लो या कोलाइडल पार्टिकल को अलग कर लो, है ना, सेपरेट करना ही एक्चुअली में आपको। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल में क्या होगा, बेसिकली फिर से बोल रहा हूँ, हम यहाँ पे एक टर्म को यूज करते हैं जो है ब्राउनियन मोशन। पहले मैं बता दूं, जैसे गैसेस के पार्टिकल बहुत रेंडमली मूव करते हैं ना, गैसेस के जो भी पार्टिकल होते हैं उनमें कोलिजन होता है, वो रेंडमली मूव करते हैं। एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टी है कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए। कोलाइडल सॉल्यूशन में डीपी और डीएम दोनों के बीच में कोलिजन होता है, और कोलिजन की वजह से जो डीपी पार्टिकल है वो रेंडम मोशन करता है, जिगजैग मोशन करता है, इसी को ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
डीपी और डीएम के बीच में कोलिजन होता है, उस कोलिजन की वजह से डीपी पार्टिकल रैंडम मोशन करता है, और उस रैंडम मोशन को ही आप बोलते हैं, उस रैंडम जिगजैग मोशन को ही आप ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। ध्यान रखना, अगर डीपी पार्टिकल का साइज ज्यादा हो जाएगा तो ब्राउनियन मोशन शो करने का टेंडेंसी थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, देखिए स्क्रीन के सबसे नीचे लिखा हुआ है, एज पार्टिकल साइज इंक्रीजेस टेंडेंसी टू शो ब्राउनियन मोशन क्या होता है, एक्चुअली में डिक्रीजेस, यहाँ पे एरो डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, टेंडेंसी टू शो ब्राउनियन मोशन डिक्रीजेस। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ एक बार फिर से, डीपी और डीएम के बीच में क्या होगा, कोलिजन होता है तो वो जिगजैग मोशन करते हैं, और इसी जिगजैग मोशन को हमने यूज किया है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल कॉन्सेप्ट में। हमने क्या किया, एक सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन में हमने कोलाइडल सॉल्यूशन रखा और उसको बहुत स्पीड से हमने रोटेट करवाया। तो क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट पड़ता है कोलाइडल सॉल्यूशन पे, तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। ठीक है, सेटल हो गया, इसका मतलब ये है कि आपने आपने कोलाइडल सॉल्यूशन अलग कर लिया, इम्प्योरिटी बाकी रह गया है ना, तो इम्प्योरिटी भी अलग हो गया। ठीक है, ये चार तरीके थे प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के। ठीक है, ओके, उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। कोलाइड का क्या प्रॉपर्टी है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ना, उसमें एक से ज्यादा फेजेस एग्जिस्ट करती है, राइट? हाँ, वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। पहला प्रॉपर्टी यही है, हेट्रोजीनियस नेचर। कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है उसमें एक से ज्यादा फेज एग्जिस्ट करती है ना। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको आप क्या बोलते हो, डीपी और डीएम बोलते हैं, राइट? सिंपल सी बात है ना। डीपी क्या होता है, एग्जैक्टली जैसे सॉल्यूट होता है, और डीएम क्या होता है, एग्जैक्टली जैसे सॉल्वेंट होता है। क्लियर, राइट? उसके बाद नॉन सेटलिंग नेचर। हाँ, आपको बताया था मैंने कि ग्रेविटी का कोलाइडल पार्टिकल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ग्रेविटी की हेल्प से वो सेटल नहीं होता, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से क्या हो जाएगा, वो सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेविटी का कोलाइडल पार्टिकल को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसको बोला जाता है नॉन सेटलिंग। नॉन सेटलिंग नेचर है उसका। ठीक है, उसके बाद है फिल्टरेबिलिटी। देखो, नॉर्मल फिल्टर पेपर से कोलाइडल पार्टिकल पास कर जाता है ना। नॉर्मल फिल्टर पेपर से कोलाइडल पार्टिकल जो है वो क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है उसका पोर साइज बहुत ज्यादा होता है ना। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था प्यूरिफिकेशन में, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड देखा था ना। तो नॉर्मल फिल्टर पेपर से काम नहीं चलता, उस पोर साइज को कम करना पड़ेगा आपको, है ना। और आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड यूज करके क्या करना पड़ेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन और इम्प्योरिटी को आप सेपरेट करते थे। तो फिल्टरेबिलिटी का मेरा मतलब यहाँ पे है कि कोलाइडल पार्टिकल जो है नॉर्मल फिल्टर पेपर से आसानी से पास हो जाते हैं। कोलाइडल पार्टिकल जो है वो नॉर्मल फिल्टर पेपर से आसानी से पास हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल फिल्टर पेपर का जो पोर साइज होता है वो कोलाइडल पार्टिकल से ज्यादा होता है। पॉइंट नंबर 4, साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स फेस। इसको ध्यान से देखना। कोलाइडल पार्टिकल जो होता है उनका जो रेंज होता है ना, जो रेडियस का रेंज होता है वो होता है 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, डायमीटर में, सॉरी, डायमीटर रेंज है ये। ठीक है, और ये रेडियस की वजह से ही आप सेपरेट कर सकते हैं कोलाइडल पार्टिकल को ट्रू सॉल्यूशन से और सस्पेंशन से, है ना। ये बताया था मैंने, मेन डिफरेंस ये है कि कोलाइडल पार्टिकल एग्जैक्टली बीच में होता है, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के एग्जैक्टली बीच में है। और ये कैसे बताया जाता है, पार्टिकल साइज के बेसिस पे। ठीक, उसके बाद है डिफ्यूजिबिलिटी। देखो, गैसेस बहुत आसानी से डिफ्यूज होती है क्योंकि गैसेस का मास जो है वो थोड़ा कम होता है, बट क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल गैसेस से थोड़े ज्यादा हेवी होते हैं, तो कोलाइडल पार्टिकल उतना आसानी से डिफ्यूज नहीं होंगे, है ना। तो इनका जो डिफ्यूजिबिलिटी है कोलाइडल पार्टिकल का वो थोड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़े हेवी होते हैं, इसलिए। समझ में आता है? ये डिफ्यूजिबिलिटी हो गया। उसके बाद हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कलर की बात कर रहे हैं। देखो, कलर, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर किस पे डिपेंड करता है, कि उस ऑब्जेक्ट पे कौन सी लाइट जो है इंसिडेंट हो रही है ना। किस वेवलेंथ का लाइट इंसिडेंट हो रहा है, वो किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिस जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखता है, राइट? ऑब्वियस सी बात है। तो एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है। क्या किया हमने, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ तुम्हें। कोलाइडल सॉल्यूशन था हमारे पास बीकर में, और हमने क्या किया, लाइट पास कराया उससे। ये डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। जस्ट अ मिनट। सो ये एरो हो गया। ठीक है, ये लाइट जो है कोलाइडल सॉल्यूशन से पास हो रहा है,
आप इसको लेंस मान लीजिए, कन्वर्जिंग लेंस है ये, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस से लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ कि कोलाइडल सॉल्यूशन था और उस कोलाइडल सॉल्यूशन से आपने क्या कराया, लाइट पास कराया। अब तो जब भी लाइट पास होगा तो वो लाइट क्या है, कोलाइडल पार्टिकल के साथ कोलिजन करेगा। ऐसा बोल सकते हैं कि जो कोलाइडल पार्टिकल है वो लाइट को स्कैटर करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं सभी डायमेंशन में, है ना। कोलाइडल पार्टिकल क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं सभी डायमेंशन में। तो देखिए आप एरो में बना रखा हूँ, है ना, सभी डायमेंशन में एरो बनाए हुए हैं, राइट। मतलब जो लाइट है वो लाइट का स्कैटरिंग होगा हर एक डायरेक्शन में, है ना। जिस डायरेक्शन से लाइट आया है, अगर लाइट उसी डायरेक्शन में सीधा जा रहा है तो उस डायरेक्शन को बोला जाएगा ट्रांसमिटेड रेज, उन रेज को बोला जाएगा ट्रांसमिटेड रेज, है ना। अगर जिस डायरेक्शन से लाइट आ रहा है उसके परपेंडिकुलर जो रेज आपको रिसीव हो रहा है उनको रिफ्लेक्टेड रेज बोला जाएगा, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, जिस डायरेक्शन से लाइट आ रहा है ना, उसी डायरेक्शन में अगर आप रिसीव कर रहे हो लाइट को, ट्रांसमिटेड रेज वो बोलेंगे उनको। और जो रेज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है ना, डायरेक्शन ऑफ रेज के, उनको रिफ्लेक्टेड रेज बोला जाएगा। तो एक्चुअली में किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर इस पे भी डिपेंड करता है कि आप उस कोलाइडल सॉल्यूशन को, उस कोलाइडल सॉल्यूशन से जब भी आप लाइट पास करा रहे हो तो आप किस डायरेक्शन से रेज को रिसीव कर रहे हो, है ना। उसी डायरेक्शन से कर रहे हो या 10 डिग्री पे कर रहे हो, 20 डिग्री पे कर रहे हो, या एग्जैक्टली 90 डिग्री पे रिसीव कर रहे हो, है ना। आप किधर हो, आप किधर बैठे हो, उस पर भी फर्क पड़ता है। यही एक एग्जांपल से मैंने समझाया है। आपको पता है कि जो मिल्क होता है वो एक एग्जांपल है कोलाइडल सॉल्यूशन का। तो डाइल्यूटेड मिल्क का मैंने एक सैंपल लिया। डाइल्यूटेड मिल्क को जब उससे आप लाइट पास कराते हैं, ठीक है, तो दो डायरेक्शन हो गए, एक ट्रांसमिटेड रेज और एक रिफ्लेक्टेड रेज। बीच में भी बहुत सारी डायरेक्शन होगी, नो डाउट, है ना। ट्रांसमिटेड रेज कौन सा है, 0 डिग्री वाला, और रिफ्लेक्टेड रेज जब 90 डिग्री स्कैटर होगा। तो स्कैटरिंग सभी डायरेक्शन में हो रहा है, बट हम तो मेन बात कर रहे हैं कि ट्रांसमिटेड रेज इस डायरेक्शन से अगर आप देखोगे ना उस मिल्क को, डायल्यूटेड मिल्क के सैंपल को, ध्यान रखना, थ्रू एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से अगर आप इस सैंपल को देखोगे ट्रांसमिटेड रेज वाली डायरेक्शन से, तो आपको रेडिश कलर दिखेगा, थोड़ा सा उस मिल्क में रेडिश कलर दिखेगा। वहीं अगर आप रिफ्लेक्टेड रेज वाली डायरेक्शन से देखोगे तो आपको ब्लूइश कलर दिखेगा। समझ में आ रहा है। तो ये जो कलर आपको डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा है, मतलब ये डिपेंड कर रहा है आप किधर से लाइट रिसीव कर रहे हो या किधर से आप देख रहे हो। समझ में आ रहा है। चलिए रिपीट कर रहा हूँ फिर से, मैं स्टेटमेंट रीड कर लेता हूँ। द कलर of a solid is not always the same as the color of the substance in the bulk. The color of the colloidal solution changes as the size and shape of particle changes. अगर कोलाइडल पार्टिकल का शेप और उसका साइज अगर चेंज हो गया तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो भी, कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो जाता है ना। ध्यान रखना, एक ही कोलाइडल सॉल्यूशन जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखा सकता है डिपेंडिंग ऑन इट्स पार्टिकल साइज, ऐसा भी होता है, ठीक है। दूसरा, इस पे भी फर्क पड़ता है कि किधर से आप लाइट रिसीव कर रहे हो, राइट। जैसे डाइल्यूटेड मिल्क वाला मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को। फिर से बता रहा हूँ, कलर जो है 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें साइज ऑफ पार्टिकल, ध्यान रखना। कोलाइडल सॉल्यूशन अलग अलग कलर दिखा सकता है। अगर मान लो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया आपने, अलग अलग साइज का पार्टिकल ले लिया ना, तो फिर आपको क्या है, अलग अलग कलर दिखेगा, ठीक है। तो किन किन पर डिपेंड करता है, पहले तो कि जो लाइट आ रही है उसके वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किस एंगल पे आप लाइट को रिसीव कर रहे हो, किस एंगल पे ऑब्जर्वर उस लाइट को रिसीव कर रहा है, उस पर भी डिपेंड करेगा। ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर। ओके, चलिए उसके बाद आता है शेप ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल का शेप जो है फिक्स नहीं है। मतलब कभी कभी कोलाइडल पार्टिकल स्फेरिकल होते हैं, है ना, कभी प्लेटलेट्स के जैसे होते हैं, डिस्क के फॉर्म में भी होते हैं, है ना। तो कोलाइडल पार्टिकल का कोई जो शेप है वो फिक्स नहीं है। हर कोलाइडल सॉल्यूशन जो उसका प्रॉपर्टी होता है, हर एक कोलाइडल सॉल्यूशन का अलग प्रॉपर्टी है, उसके पार्टिकल जो है उसका शेप अलग अलग हो सकता है। जैसे आर्सेनिक सल्फाइड जो होता है, बेसिकली आर्सेनिक सल्फाइड जो है ना, उसके अंदर कोलाइडल पार्टिकल स्पेरिकल होते हैं, है ना, स्पेरिकल होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। एग्जैक्टली वहीं अगर आप देखोगे आयरन फेरस हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन देखोगे, जो कि पॉजिटिव कोलाइड होता है ना, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्क के फॉर्म में होते हैं, प्लेटलेट जैसे होते हैं, ठीक है, डिस्क के फॉर्म में होते हैं। क्लियर है। उसके अलावा देखो आप V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें रोड लाइक पार्टिकल्स होते हैं, देखो लिखा हुआ है रोड लाइक पार्टिकल्स, ठीक है। तो पार्टिकल का जो शेप होता है ना, कैसा कैसा हो सकता है, वैरायटी में बता रहा हूँ। स्पेरिकल हो सकता है, डिस्क जैसा हो सकता है, रोड लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ ध्यान रखना, आर्सेनिक सल्फाइड में स्पेरिकल होगा,
फेरस हाइड्रोक्साइड में डिस्क के जैसा होगा, और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के अंदर क्या होगा, रोड लाइक पार्टिकल्स होंगे। सिंपल, राइट? ठीक है, उसके बाद आता है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी की बात कर रहे हैं। देखो, जो पार्टिकल्स है ना कोलाइडल सॉल्यूशन के, वो नॉर्मली तो आपको दिखेंगे नहीं, है ना, आप उनको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, राइट? ये तो सिंपल सी बात है कि पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं हमें नॉर्मली नहीं दिखते, हम उनको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। ये उसका विजिबिलिटी टर्म हो गया। उसके बाद आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन में पढ़ा है हमने, अच्छे से जानते हैं। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है एसोसिएशन और डिसोसिएशन पे, राइट? अल्फा पे डिपेंड करता है, वोंटो फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगा। अगर एक ही मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाता है, राइट? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, ठीक है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। कितना क्लियर हो रहा है? तो आपको पता है कि जब कोलाइडल सॉल्यूशन बन रहा है तो कोलाइडल सॉल्यूशन कब बनता है? कोलाइडल सॉल्यूशन तब बनता है जब बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल एग्रीगेट होके एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं। मतलब यहाँ पे एग्रीगेशन हो रहा है, बहुत सारे मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं, मतलब एसोसिएशन हो रहा है। अगर एसोसिएशन हो रहा है तो उससे क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपको पता है एसोसिएशन से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होता है, डिसोसिएशन से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सब बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके एक कोलाइडल पार्टिकल बनाएंगे ना, है ना? क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल का साइज तो थोड़ा ज्यादा होता है, तो बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल मिलके एग्रीगेट होके एक बड़ा पार्टिकल बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है कम हो जाए, ठीक है? चलिए, उसके बाद लास्ट और इम्पोर्टेंट, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको। टिंडल इफेक्ट मैंने बताया था कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, मैंने एग्जांपल बताया था आप लोगों की। रूम है, राइट? लाइट ऑफ किया, फिर आप टॉर्च अगर जलाते हो तो टॉर्च का पाथ आपको दिखता है सिर्फ ना, टॉर्च का पाथ आपको क्लियरली वहां पे विजिबल होगा। तो ये जो इफेक्ट है बेसिकली ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि जो लाइट, जैसे आपने टॉर्च जलाया तो जो लाइट आ रहा है, राइट, वो लाइट को क्या है, कोलाइडल पार्टिकल स्कैटर करते हैं सभी डायरेक्शन में, ठीक है? ये सब प्रॉपर्टीज है। तो चलिए इसको अच्छे से पढ़ते हैं, ध्यान से समझना। टिंडल इफेक्ट क्या है पहले। इफ ए होमोजेनियस सॉल्यूशन, देखो स्टेटमेंट में लिखा हुआ होमोजेनियस सॉल्यूशन मतलब ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहा है। अगर एक ट्रू सॉल्यूशन को आप ऑब्जर्व करते हो, है ना, कहां से, डायरेक्शन ऑफ लाइट में। इफ ए होमोजेनियस सॉल्यूशन इज ऑब्जर्व्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इट अपीयर्स क्लियर, एंड व्हेन इट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ डायरेक्शन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट इट अपीयर्स परफेक्टली डार्क। मतलब ऐसा है कि जब एक नॉर्मल सॉल्यूशन को, ट्रू सॉल्यूशन को, है ना, लाइट के डायरेक्शन से आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको एकदम क्लियर दिखता है वो, ठीक है? ऐसा बोल सकते हैं। मतलब जब आप उसको लाइट के डायरेक्शन से देखेंगे तो आपको जो सॉल्यूशन है वो क्लियर दिखेगा, बट आप उसको लाइट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से देखोगे तो आपको सॉल्यूशन डार्क दिखेगा, ठीक है? ये तो ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, देखो, जब कोलाइडल सॉल्यूशन में आप लाइट पास करते हो तो आपको पता है कि वो लाइट ज्यादा कोलाइडल पार्टिकल से टकराएगा, कोलाइडल पार्टिकल उसको स्कैटर करेगा सभी डायरेक्शन में, है ना? तो जिस डायरेक्शन से लाइट आया है उस डायरेक्शन से आपको अलग कलर दिखेगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से आपको अलग कलर दिखेगा। ये तो आप लोग अच्छे से जानती हैं, ठीक है? और स्कैटरिंग जो है कोलाइडल पार्टिकल में या कोलाइडल सॉल्यूशन में ऑब्जर्व होता है, ट्रू सॉल्यूशन में भी होता है बट थोड़ा कम होता है, थोड़ा कम ऑब्जर्व होता है, उसका स्ट्रेंथ उतना नहीं होता। लॉजिक ये है कि कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं ना, उनका पार्टिकल साइज जो है वो मैच करता है फ्रीक्वेंसी के साथ, जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ, सॉरी, जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ के साथ मैच करता है, इसीलिए स्कैटरिंग होता है। आप लोग अच्छे से जानते हैं, फिजिक्स में पढ़ा भी होगा। स्कैटरिंग कब होता है या कौन सा पार्टिकल स्कैटर करेगा लाइट को, जब पार्टिकल का साइज और जो लाइट आ रही है उसका वेवलेंथ दोनों कंपेरेबल होते हैं ना, तब स्कैटरिंग होता है ना, इफेक्टिव स्कैटरिंग होता है, ऐसा हम ऐसे बोलेंगे। बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो स्कैटरिंग होगा, बट क्या होगा, कम होगा, है ना, वीक स्कैटरिंग होगा, ऐसा बोल सकते हैं। आई होप क्लियर होता है। पहली बात, टिंडल इफेक्ट के लिए डायग्राम देखिए, लाइट आ रहा था, है ना, लाइट आया, एक कन्वर्जिंग लेंस हमने यूज किया, वो एक कन्वर्ज कर देगा लाइट को, ठीक है? और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्कैटरिंग हो रहा है सभी डायरेक्शन में, है ना, ये डायरेक्शन ऑफ लाइट हो गया। इधर से आपको एकदम एकदम क्लियर क्लियर दिख रहा है, और इधर से आप देख सकते हैं आपको एकदम ये डार्क दिख रहा है, राइट, है ना? सिंपल सी बात है। और ये जो कोन बन रहा है बेटा, ये जो कोन बन रहा है ना, ये इस कोन को बोला जाता है टिंडल कोन, है ना? ये डायरेक्शन ऑफ लाइट हो गया, इधर से आप देख सकते हैं आपको एकदम एकदम क्लियर क्लियर दिख रहा है, राइट, है ना? सिंपल सी बात है। और ये जो कोन बन रहा है ना, ये इस कोन को बोला जाता है टिंडल कोन।
इसको बोला जाता है टिंडल कॉन। ठीक है, चलिए, आई होप समझ में आ रहा है। अब मैं बात करता हूँ कि टिंडल इफेक्ट कब ऑब्जर्व होगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि साइज ऑफ पार्टिकल और जो वेवलेंथ है इंसिडेंट लाइट की, जो वेवलेंथ है वो दोनों कंपेरेबल होनी चाहिए, फर्स्ट मेजर पॉइंट। सेकंड ये है कि जो भी कोलाइडल सॉल्यूशन है उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, डीपी और डीएम। तो डीपी और डीएम के बीच में क्या होना चाहिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एक मीडियम का प्रॉपर्टी है, तो आप अच्छे से जानते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होना चाहिए ना, डीपी और डीएम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा पार्टिकल का साइज लाइट की वेवलेंथ के साथ कंपेरेबल होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। और ये दोनों एक्चुअली में कोलाइडल पार्टिकल जो है वो इन दोनों प्रॉपर्टी को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। इसीलिए टिंडल इफेक्ट हमें कोलाइडल सॉल्यूशन में अच्छे से ऑब्जर्व होता है। ट्रू सॉल्यूशन में थोड़ा वीकली ऑब्जर्व होता है, ऐसा बोल देंगे, उतना इफेक्टिव हमें नहीं दिखता है। ठीक, समझ में आ रहा? एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है। द टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल। बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ऑब्जर्व होता है। एक लाइन का सवाल है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। सिंपल, ध्यान रखना। क्वेश्चन में चेंज कर सकता है, पूछ सकता है, या लिखा जा सकता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डिस्पर्जन मीडियम, राइट। तो डिस्पर्जन मीडियम स्कैटर नहीं कर रहा है, कोलाइडल पार्टिकल मतलब डीपी पार्टिकल स्कैटर कर रहा है। तो क्लियर होना चाहिए, टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल। The colloidal particle first absorb light and then a part of absorbed light is scattered from the surface of the colloidal particle। ध्यान से सुनना, पहले लाइट आएगा, कोलाइडल पार्टिकल उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। जितना भी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है उसका कुछ परसेंटेज ही वो इमिट करता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो आप लोग जानते हैं कि ब्लैक बॉडी, आप लोगों ने सुना होगा, ब्लैक बॉडी जो है जितना इमिट करता है उतना ही जितना एब्जॉर्ब करता है उतना ही इमिशन करता है, रेडिएशन का। 100% एब्जॉर्ब होगा, 100% इमिशन होगा, पर नॉर्मली ऐसा नहीं होता है ना। तो क्या है कि कोलाइडल पार्टिकल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और उसका कुछ फ्रैक्शन जो है, उसका कुछ फ्रैक्शन ही क्या करेगा, वो इमिट करेगा। ठीक है, और आपको हर अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटरिंग दिखेगा। मैक्सिमम स्कैटरिंग इंटेंसिटी बीइंग इन अ प्लेन एट राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट लाइट। मतलब मैक्सिमम स्कैटरिंग आपको अगर दिखेगा तो वो मिलेगा जो लाइट का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे, है ना। मतलब जो मैं बताया था रिफ्लेक्टेड रेज वाला डायरेक्शन है, वहां पे आपको मैक्सिमम स्कैटरिंग इंटेंसिटी दिखेगा। ठीक है, और अगर आप वहीं से देख रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रेज वाली डायरेक्शन से अगर आप देख रहे हैं, तो आपको क्या दिखेगा? उस लाइट का पाथ भी दिखेगा। ध्यान रखना, वो लाइट का पाथ आपको क्लियरली दिखेगा। समझ में आ रहा है? लाइट का पाथ आपको कब दिखेगा? जब आप जिस डायरेक्शन में लाइट है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से देखोगे ना, तब आपको लाइट का पाथ क्लियरली विजिबल होगा। समझ में आता है? ये टिंडल इफेक्ट का कहानी था। टिंडल इफेक्ट जो है जनरली ऑब्जर्व्ड इन लायोफोबिक कोलाइड्स। लायोफोबिक कोलाइड्स में जनरली ऑब्जर्व होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लायोफोबिक कोलाइड्स के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अच्छा खासा डिफरेंस होता है, इसलिए, है ना। लायोफिलिक में क्यों नहीं होता? क्योंकि लायोफिलिक के लिए डीपी और डीएम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस कम हो जाता है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होगा उतना क्लियर आपको टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, राइट। ओके, सो गाइस, उसके बाद आते हैं हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड पे। मतलब एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट से हमें आइडिया लगता है कि कोलाइडल पार्टिकल पे भी चार्ज होता है, हमें पहले नहीं पता था ना। हमने एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला कि कोलाइडल पार्टिकल इलेक्ट्रोड की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, मतलब उन पे कुछ ना कुछ चार्ज है, तो हमें यहीं से आइडिया लगा ना। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड में दो ही हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोस्मोसिस, है ना। पहले बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोकाइनेटिक इफेक्ट क्या होता है। इलेक्ट्रोकाइनेटिक इफेक्ट का मतलब है कि हर एक कोलाइडल पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ चार्ज जरूर होगा, और जब अगर उस कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो क्या चार्ज क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में वो चार्ज जो है अपोजिट प्लेट की तरफ अप्रोच करेगा, है ना। अगर कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, वो अपोजिट प्लेट की तरफ मूव करेगा, अप्रोच करेगा। ये जो इफेक्ट है इसी को इलेक्ट्रोकाइनेटिक इफेक्ट बोलते हैं ना। ये इफेक्ट अच्छा, आउट ऑफ 2 टाइप्स 4 टाइप्स यहाँ पे लिखा मैंने। 1 मिनट के लिए इसको आप
टू टाइप्स ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस या इलेक्ट्रोफोरेसिस को केटाफोरेसिस भी बोलते हैं, और सेकंड है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस को इलेक्ट्रो एंडोऑस्मोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस बड़ा बहुत ही सिंपल है। मतलब आप ऐसा सोचिए, आपने एक ट्यूब लिया, यू यू शेप का ट्यूब लिया, ठीक है, आपने उस ट्यूब में क्या किया, आपने उस ट्यूब में कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल कर दिया, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन इसमें फिल है, और क्या कर दिया, इलेक्ट्रोड लगा दिया, है ना, इलेक्ट्रोड लगा दिया आपने, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, दिया किसी बेड से, सिंपल। फिर हमने ऑब्जर्व किया कि यार अगर कोलाइडल पार्टिकल, चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, हमने कोलाइडल पार्टिकल रखा इसका, आयरन हाइड्रोक्साइड का ना, फेरस हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन रखा, आपको पता है कि ये पॉजिटिव होता है, तो हमने पाया, हमने ऑब्जर्व किया कि यार जो डीपी पार्टिकल है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अप्रोच कर रहा है, हमें ये ऑब्जर्व हुआ, है ना, हमें ये ऑब्जर्व हुआ, तो ये ऑब्जर्वेशन जो है, ये एक्सपेरिमेंट जो है, यही इलेक्ट्रोफोरेसिस है, और इसी से हमें आइडिया लगता है कि कोलाइडल पार्टिकल पे भी चार्ज होता है, ठीक है, हमें पहले नहीं पता था चार्ज है, हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमें पता चला कि चार्ज होता है, ठीक है, तो मैंने तो यहाँ पे एग्जांपल में पहले बोल दिया आपको कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इधर अप्रोच करेगा ना, समझाने के लिए, बट ध्यान रखना आपको क्वेश्चन में मिल सकता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज है, इस बात का प्रूफ कहाँ से मिलता है, तो ये एक्सपेरिमेंट है, इलेक्ट्रोफोरेसिस से आपको आइडिया लगता है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस से आइडिया लगता है, ठीक है। चलिए मैं इस स्टेटमेंट को एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। The colloidal particles carry an electric charge. The colloidal solution is taken in a U tube, है ना, U tube, and two platinum electrodes are dipped in the sole. लिखा हुआ है देखो, कोलाइडल सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड हमने डिप किए, फिर हमने स्विच ऑन किया, है ना, सर्किट क्लोज हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है करंट फ्लो होगा। हमने देखा कि कोलाइडल पार्टिकल जो है अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ अप्रोच कर रहा है, और उस इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। डिस्चार्ज होने का मतलब ये कि जो भी कोलाइडल पार्टिकल था उसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, है ना, डिस्चार्ज का मतलब क्या है, अपना चार्ज ने न्यूट्रलाइज कर दिया, वो न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गया मतलब चार्ज रहा ही नहीं उस पे, इसका मतलब सेटल हो गया, वो ऑब्वियस सी बात है ना, सेटल डाउन लिखा हुआ है, मतलब अगर चार्ज उससे अगर हटा दिया आपने, मतलब वो पीपीटी में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रख रहा है, ऐसा बोल सकते हैं ना। इसलिए बोला कि कोलाइडल पार्टिकल का जो चार्ज था, वो जैसे ही अपोजिट इलेक्ट्रोड पे प्लेट पे गया, वहां पे उसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब बोल सकते हैं वो सेटल हो गया। ये जो मूवमेंट है कोलाइडल पार्टिकल का, है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड में, इसी को आप बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, सिंपल राइट। जो इलेक्ट्रोफोरेसिस का फिनोमिना है ना, इसका क्या यूज है, देखो ध्यान से सुनना। ऑप्शन ए, डिटरमाइनिंग द चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल, मतलब इस मेथड से आप कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज है ये बता सकते हैं, और कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है नेगेटिव, ये भी बता सकते हैं, है ना। तो चार्ज का आप बोल सकते हैं कि आप क्या बोल सकते हैं उसको, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का तो आइडिया नहीं लगेगा आपको, बट आपको ये आइडिया लग जाएगा कि उस पे साइन क्या है ना। तो चार्ज का आइडिया आपको लगता है एक्चुअली में इलेक्ट्रो फोरेसिस से या केटाफोरेसिस से। उसके अलावा इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिटरमाइन द रेट एट विच कोलाइडल पार्टिकल माइग्रेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है इससे आइडिया लगेगा कि कोलाइडल पार्टिकल कितना स्पीड से अप्रोच कर रहा है इलेक्ट्रोड प्लेट को, है ना, मतलब जितना जल्दी कोलाइडल पार्टिकल सेटल हो गए, आप सोचेंगे यार स्पीड बहुत ज्यादा है, कोलाइडल पार्टिकल को सेटल होने में टाइम लग रहा है, मतलब यार स्पीड बहुत कम है, तो स्पीड मतलब रेट ना, रेट का आइडिया भी आपको लग सकता है, समझ में आ रहा है। पॉइंट नंबर 3 जो है वो है, इट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द प्रिपेरेटिव सेपरेशन ऑफ द कोलाइडल सब्सटेंस। आपने देखा कि कोलाइडल पार्टिकल जाके सेटल हो गया, है ना, जब कोलाइडल पार्टिकल जाके सेटल हो गया इसका मतलब कोलाइडल पार्टिकल सेपरेट हो गए, तो आपने कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं या कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, डीपी और डीएम, तो आपने डीपी को सेपरेट कर लिया डीएम से, है ना, तो एक सेपरेशन मेथड की तरफ भी आप काम में ले सकते हैं कि यार इलेक्ट्रो फोरेसिस से आप डीपी और डीएम को सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक। चलिए उसके बाद आता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस बड़ा सिंपल है, देखो इसको समझना, डायग्राम में बना देता हूँ, रफ सा डायग्राम, बुक में अलग बना हुआ है, मॉड्यूल में अलग बना हुआ है, तो देखना मत, इतना समझ लेना यार, आप मेम्ब्रेन लगे दोनों से, बीच में हमने भर दिया सोल, सोल लिख देता हूँ बस, इतना काफी है, दिया मैंने ना, और ये क्या है, चलो लिख देता हूँ एनिमल मेम्ब्रेन। तो एनिमल मेम्ब्रेन का जो पोर साइज है वो तो हम फिक्स कर सकते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट साइज के पोर साइज के एनिमल मेम्ब्रेन आती है, तो हमने पोर साइज
इस हिसाब से लिया। आप लोग अच्छे से जानते हैं शायद ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट फ्लो करता है, सोल्यूट नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस है तो यहाँ पे सॉल्वेंट टर्म तो हम यूज नहीं करते, यहाँ पे डीएम यूज करते हैं ना। तो जो भी कोलाइडल डीपी डीएम, उसमें से आपको इतना ध्यान रखना है कि बीच में तो कोलाइडल सॉल्यूशन भरा है, बाकी इधर वाटर फिल किया गया है, इधर भी वाटर फिल किया गया है, दोनों साइड बीच में कोलाइडल सॉल्यूशन, दोनों साइड वाटर फिल किया गया है ना। हमने देखा, हमने एटल मेम्ब्रेन का साइज इसी हिसाब से लिया कि वहां से डीपी पास नहीं हो, सिर्फ डीएम पार्टिकल पास हो। तो डीएम पार्टिकल क्या हो रहा था, यहाँ से पास कर रहा था इधर, ठीक है। डीएम, ये डीएम पार्टिकल के मूवमेंट का डायरेक्शन है ना। डिस्पर्जन मीडियम ही यहाँ पे मूव कर रहा है। देखो इससे पहले वाला जो एक्सपेरिमेंट मेथड था इलेक्ट्रो फोरेसिस, वहां पे क्या होता था, इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने देखा था कि डीपी पार्टिकल मूव कर रहा था, यहाँ पे डीएम पार्टिकल मूव कर रहा है। ये तो आप अच्छे से जानते हैं, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मूव करता है, राइट। तो क्लियरली समझ में आ रहा है। और जो डीएम पार्टिकल है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, है ना। पहली बात यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है। डीएम पार्टिकल किधर जाएगा, अपोजिट प्लेट की तरफ ना, कि डीएम पार्टिकल का चार्ज जो होगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ फिर से, आपने फिर से ये वाला सोल लिया, इसका सोल लिया, तो मैं आपको बता दूं इस सोल का मतलब ये है कि डीपी पार्टिकल यहाँ पे पॉजिटिव है। अगर डीपी पॉजिटिव होगा ना तो डीएम नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। अगर डीपी पॉजिटिव है तो डीएम नेगेटिव होगा, इसका मतलब डीएम जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये था इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। हाँ, उसके बाद देखो उसी एक्सपेरिमेंट को फिर से यहाँ पे समझाया मैंने, जैसे आप लोग अच्छे से जानते हैं। मान लीजिए मैंने एक एजीआई का एक आपके पास पीपीटी है, उस पीपीटी के वो पीपीटी, अच्छा एजीआई लिखना ठीक नहीं रहेगा, एग्जाम्पल जो है फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, आयरन फेरिक हाइड्रोक्साइड लिख दीजिए ना। फेरिक हाइड्रोक्साइड का पीपीटी था, और उस पीपीटी में आपने कहीं से करके आपने आयरन+3 मिला दिया, Fe+3 मिला दिया, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको वापस लिख देता हूँ। ऐसे समझिए, ये था हमारे पास FeOH का होल थ्राइस पीपीटी, है ना। इस पीपीटी को हमने कन्वर्ट किया, इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, कौन सा मिलाया, Fe+3, मतलब इसने Fe+3 को एब्जॉर्ब कर लिया, प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन जिसे हम बोलते हैं ना, बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो Fe+3 यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपने अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाया होगा तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज तो मिला ही नहीं होगा, इलेक्ट्रोलाइट मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलाया होगा। तो ये तो पॉजिटिव प्लेट आ गई, इसके चारों तरफ नेगेटिव प्लेट भी तो आएगी, मतलब नेगेटिव आयन भी तो इसके चारों तरफ आएंगी, ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव आयन भी इसके चारों तरफ आएंगे, है ना। तो जो पॉजिटिव वाला लेयर है उसको तो आप बोलेंगे, पॉजिटिव वाले लेयर को तो आप बोलेंगे फिक्स लेयर, और जो बाहर वाला नेगेटिव वाला लेयर है उसको बोलेंगे डिफ्यूज लेयर, ठीक है। तो जब भी कोई पीपीटी में आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो तो वो पीपीटी क्या करेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जब वो बना रहा है तो उस पे जो कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज है ना, जो डीपी पार्टिकल पे चार्ज है, डीएम पे उसका उल्टा होता है, उसका अपोजिट चार्ज होता है, राइट। तो दोनों अपोजिट चार्ज के बीच में, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि इस फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच में, क्योंकि ये दोनों अपोजिट चार्ज रखते हैं, तो फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को बोला जाता है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, बोला जाता है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, या फिर इसको बोला जाता है जेटा पोटेंशियल, जेटा पोटेंशियल, ठीक है। ये है जेटा पोटेंशियल, ध्यान रखना। फिर से बोल रहा हूं, जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है बिटवीन फिक्स लेयर एंड डिफ्यूज लेयर, वो क्या है, जेटा पोटेंशियल है। समझ में आता है, ठीक है। चलिए तो हम्म, हाँ, मैंने सबको म्यूट किया है। किसी को डाउट पूछना है ना तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं ना, ठीक है। अगर आपको पूछना है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाइम टू टाइम चैट बॉक्स में चेक करता रहूंगा। चलिए उसके बाद आता है प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। कोलाइड को प्रोटेक्ट करना, पहली बात तो प्रोटेक्शन का मीनिंग यहाँ पे क्या है। जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है यार, आपको पता है कि ये ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आता है, तो इसका बहुत टेंडेंसी है, ये तो ट्रू सॉल्यूशन में भी जा सकता है, सस्पेंशन में भी जा सकता है ना, एग्जैक्ट बीच में है, तो ये ट्रू सॉल्यूशन में भी जा सकता है और ये सस्पेंशन में भी जा सकता है। जस्ट अ मिनट,
जस्ट अ मिनट ना। ओके सो हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने बताया आपको कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होता है। तो इसका बहुत टेंडेंसी है कि कहीं वो ट्रू सॉल्यूशन ना बन जाए, कहीं वो सस्पेंशन ना बन जाए। तो कोलाइडल सॉल्यूशन को एज इट इज बनाए रखने के लिए या उसको स्टेबल बनाए रखने के लिए कुछ एफर्ट तो डालना पड़ेगा। ठीक है, देखो, पहले मैं आपको बता दूं कि कोलाइडल सॉल्यूशन के दो टाइप हमने देखे थे, लायोफिलिक और लायोफोबिक, है ना। यहाँ पे मैं टर्म यूज कर रहा हूँ हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। मतलब जब आप वाटर एज ए डीएम यूज कर रहे हो ना, मीडियम यूज कर रहे हो, तो आप उसको हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक बोल सकते हैं। ठीक। तो देखो, हाइड्रोफोबिक जो होते हैं ना, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक कोलेट्स जो होते हैं, हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स में क्या होता है, जो डीपी और डीएम है ना, या डीपी पार्टिकल्स जो हैं बहुत सारे, है ना, डीपी पार्टिकल्स जो डीपी डीपी पार्टिकल हैं, सभी डीपी पार्टिकल अगर क्लोज आ जाएंगे, एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, तो फिर पीपीटी बन जाएगा, क्योंकि पीपीटी में सभी पार्टिकल क्लोज ही होते हैं ना। बहुत ज्यादा दूर है तो फिर ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा या गैस बन जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो हाइड्रोफोबिक कोलाइड जो होते हैं, उनका टेंडेंसी हो सकता है, या अगर इन केस हाइड्रोफोबिक कोलाइड में आपने कैसे भी करके दोनों या बहुत सारे डीपी पार्टिकल को थोड़ा पास में लिया है आप, या फिर दो बहुत सारे डीपी पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस अगर आपने कम कर दिया है ना, किसी भी मेथड से, तो फिर वो कोलाइडल सॉल्यूशन तो रहेगा नहीं, क्योंकि फिर अगर बहुत सारे पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आ गए, फिर तो सस्पेंशन हो जाएगा ना। इसका मतलब सस्पेंशन बनने से रोकने के लिए हमें इस कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि सभी डीपी पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आए, है ना। इन केस ऑफ हाइड्रोफोबिक की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना ये टर्म स्पेसिफिक है। प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड मतलब किस कोलाइड को प्रोटेक्ट करना है, हाइड्रोफोबिक को। हाइड्रोफोबिक कोलाइड जो है वो पीपीटी में जाने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है, क्योंकि उसके डीपी डीपी पार्टिकल आपस में क्लोज आने के चांसेस रहते हैं, उनके ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो हमें क्या करना है, उन दोनों पार्टिकल को या सभी पार्टिकल को क्लोज आने से रोकना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए हम पता है क्या करते हैं, हम हाइड्रोफोबिक के अंदर हाइड्रोफिलिक कोलाइड ऐड कर देते हैं। हाइड्रोफिलिक कोलाइड ऐड कर देते हैं, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ऐड कर दिया मैंने। तो जैसे ही ये हाइड्रोफिलिक कोलाइड आप ऐड करते हैं, ये हाइड्रोफिलिक कोलाइड क्या करता है ना, ये जो हाइड्रोफोबिक के दोनों डीपी डीपी पार्टिकल थे ना, इसके बीच में आ जाता है, इसके बीच में एक लेयर बना लेता है। ऐसा बोल सकता हूँ, लेयर ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलाइड। इसे रोक लिया आपने, मतलब इस सॉल्यूशन को आपने प्रोटेक्ट कर लिया, राइट, यही तो मीनिंग है। फिर से सुनेंगे, इस बार मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, पैराग्राफ को पढ़ रहा हूँ। When certain hydrophilic colloids are added to hydrophobic colloid, then the stability of hydrophobic colloid is increased, है ना, यही लिखा हुआ है कि जब आप हाइड्रोफोबिक के अंदर हाइड्रोफिलिक मिला देते हैं तो हाइड्रोफोबिक का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है। नाउ द एडिशन ऑफ a small amount of electrolyte does not cause the precipitation of hydrophobic colloid। मतलब आप खुद सोचिए, आपको पता ही है कि किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट मिलाते पीपीटी बन जाता है, किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट मिलाते पीपीटी बन जाता है ना। अगर आप हाइड्रोफोबिक में अगर आप इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे ना, तो पीपीटी बन जाएगा, बहुत जल्दी बनेगा। तो उसको पीपीटी बनाने से रोकने के लिए मैंने क्या किया, हाइड्रोफोबिक में मैंने पहले हाइड्रोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन डाल दिया,
अब हाइड्रोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन डालने के बाद में अब मैं धीरे धीरे इलेक्ट्रोलाइट डाल रहा हूँ। अब धीरे धीरे जैसे मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाला, मैंने देखा यार फर्क नहीं पड़ रहा उसको, वो पीपीटी में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा। कन्वर्ट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उसका प्रोटेक्शन हो चुका है, प्रोटेक्शन का लेयर बन चुका है उस पे। और ये काम किसने किया? हाइड्रोफिलिक कोलाइड ने किया। ठीक है। So this action of the hydrophilic collide to prevent precipitation of the hydrophobic collide by the electrolyte is called protection, है ना, protection of hydrophobic collides। ठीक है। ये जो protective collide है, it is further observed that the protective collide not only increases the stability of the hydrophobic collide, ये सिर्फ stability को increase नहीं करता, but प्रॉब्लम, हाँ सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस से, इट इज फर्दर ऑब्जर्व दैट प्रोटेक्टिव कोलाइड नॉट ओनली इंक्रीज द स्टेबिलिटी of the hydrophobic collide, but the latter can be evaporated to dryness and the dry mass peptized by simple shaking with water। इसका मीनिंग ये है कि सिर्फ स्टेबिलिटी ही नहीं देता है हाइड्रोफिलिक कोलाइड, सिर्फ स्टेबिलिटी ही प्रोवाइड नहीं करता है हाइड्रोफोबिक कोलाइड को, बल्कि इस मेथड से हाइड्रोफोबिक कोलाइड जो है वो रिवर्सिबल कोलाइड की तरह बिहेव करने लगता है। क्योंकि जो हाइड्रोफोबिक कोलाइड है उसको, उस हाइड्रोफोबिक कोलाइड को आप, मतलब हाइड्रोफोबिक कोलाइड में ऑब्वियसली बात है डीपी और डीएम है ना, तो आप उसको हीट करके, मतलब उसमें जो सॉल्वेंट है या जो डीएम है उसको इवोपरेट करके डीपी पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हो। डीपी पार्टिकल सेपरेट हो गया, सिंपल सी बात है। वाटर सेपरेट हो गया, वाटर अलग हो गया, डीपी पार्टिकल अलग हो गया, इसका मतलब ये एक तरीके से पीपीटी बन गया, राइट। सभी डीपी पार्टिकल सेपरेट हो गए, पीपीटी बन गया, राइट। समझ में आ रहा है? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो मेथड है प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड ना, इसके अंदर आप क्या कर रहे हो? हाइड्रोफिलिक कोलाइड ऐड कर रहे हो। तो हाइड्रोफिलिक कोलाइड ऐड करने से सिर्फ, हाइड्रोफिलिक कोलाइड ऐड करने से सिर्फ उसका स्टेबिलिटी नहीं बढ़ता है, बल्कि हाइड्रोफोबिक कोलाइड जो है एक रिवर्स कोलाइड की तरह भी बिहेव करने लग जाता है। रिवर्स कोलाइड कौन सा होता है? जिसमें एक बार कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया, उसको वापस से पीपीटी बनाया, फिर से उसको कोलाइडल बना सकते हैं, ये रिवर्सिबल कोलाइडल होता है, राइट। बता चुका हूँ। एक बार कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया, उसको पीपीटी में कन्वर्ट करो, फिर से उसको कोलाइडल सॉल्यूशन अगर आप बना पा रहे हो मतलब रिवर्सिबल है, नहीं बना पा रहे हो तो रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, चलिए एग्जैक्टली बेटा इसी प्रॉपर्टी को यूज किया मैंने गोल्ड नंबर में। गोल्ड नंबर का पहले मैं अपने तरीके से समझिए, एग्जांपल से समझिए। आप गोल्ड का सोल लेंगे, सोल मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन, ध्यान रखना सॉल्यूशन नहीं बोल रहा हूं मैं, कोलाइडल, गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन या फिर गोल्ड सोल आपने लिया है, कितना 10 ml फिक्स है। जो डेफिनेशन है गोल्ड नंबर का वो बहुत ही स्पेसिफिक डेफिनेशन है, डेटा आप चेंज नहीं करेंगे अपने हिसाब से, कि आपने 10 ml गोल्ड का सोल लिया मतलब 10 ml लेना है। अब उस 10 ml गोल्ड के सोल में आपको पता है कि जो गोल्ड का सोल है एक्चुअली में ये होता है, आप इसको बोल सकते हैं ये होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक सोल होता है। गोल्ड का सोल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक सोल होता है। ठीक है, तो कोई भी हाइड्रोफोबिक सोल ले सकते थे, मैंने गोल्ड का सोल ले लिया। गोल्ड नंबर गोल्ड के सोल से रिलेटेड है, गोल्ड का सोल लेना पड़ेगा। अब इस हाइड्रोफोबिक सोल में अगर मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दूं, इलेक्ट्रोलाइट मान लो मैंने ऐड किया 1 ml 10% NaCl, 1 ml 10% NaCl। 10% ये वेट बाय वॉल्यूम एक्चुअली में ना, तो एग्जैक्ट डेटा लिख दूंगा ज्यादा ठीक रहेगा। 1 ml 10% वेट बाय वॉल्यूम NaCl। तो अगर आप इलेक्ट्रोलाइट डाल दोगे तो वो तो पीपीटी बना लेगा यार। गोल्ड के सोल में अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया तो पीपीटी बना लेगा। तो एक काम कीजिए, पीपीटी बनने से रोकना है तो क्या करेंगे, इसका प्रोटेक्शन करेंगे। प्रोटेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, बाहर से पहले एक काम करो, पहले आप हाइड्रोफिलिक कोलाइड मिला दो। कितना मिलीग्राम उसका आप मिला रहे हो ये आपको डिसाइड करना है। अब ध्यान से सुनना, एक गोल्ड का सोल लिया आपने 10 ml, ठीक है। उस गोल्ड के सोल में अगर आप डायरेक्टली NaCl ऐड कर दोगे तो पीपीटी बन जाता है, बट उस पीपीटी को बनने से रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस गोल्ड के सोल में पहले आप हाइड्रोफिलिक कोलाइड डालो। तो कितना मिलीग्राम आप हाइड्रोफिलिक कोलाइड उसमें डाल रहे हैं गोल्ड के सॉल्यूशन में, उसको पीपीटी बनने से रोकने के लिए, वही उसका गोल्ड नंबर होता है, वही उस सॉल्यूशन का गोल्ड नंबर होता है। तो देखो डेफिनेशन देख लो, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलाइड which must be added to 10 ml of a given gold solution just to prevent
its precipitation by addition of 1 ml of 10% NaCl solution। मतलब 1 ml 10% NaCl solution डालने से वो पीपीटी बनाता था, नॉर्मली पीपीटी बनाता था। बट पीपीटी बनाने से रोकने के लिए मैंने क्या किया, NaCl को तो बाद में डालूंगा मैं, पहले मैंने गोल्ड का सोल लिया 10 ml, और उस 10 ml में मैंने हाइड्रोफिलिक क्लोराइड डाला। उस हाइड्रोफिलिक क्लोराइड का कितना मिलीग्राम आप डाल रहे हो यार, उसको पीपीटी से, पीपीटी बनाने से रोकने के लिए कितना मिलीग्राम आप उसका डाल रहे हो, वही मिलीग्राम का जो अमाउंट है वही गोल्ड नंबर होगा। ठीक है, चलिए आई होप ये डेफिनेशन क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, जेटा पोटेंशियल, ठीक है, जेटा पोटेंशियल चिन्ह में एक बार फिर से दिखाऊं। जेटा पोटेंशियल कहाँ गया, ये रहा। जेटा पोटेंशियल में क्या होगा ना कि जो भी कोलाइडल पार्टिकल है, मैंने बताया था कि कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज जितना है, जो भी है डीपी पार्टिकल पे जो चार्ज है डीएम पे, उसका अपोजिट होता है ना। तो अपोजिट चार्ज जो होगा, आप बोल सकते हैं कि अपोजिट चार्ज लेयर है तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को जेटा पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद बेटा हम चल रहे थे, गोल्ड नंबर हमारा क्लियर हो गया। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए बेटा, स्मॉलर द गोल्ड नंबर हायर द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ कोलाइड। आप कुछ सोचिए, गोल्ड नंबर आया 10, मतलब 10 मिलीग्राम डालते ही प्रोटेक्ट कर लिया। आप कुछ सोचिए यार, एक बार 10 मिलीग्राम डाला, एक बार गोल्ड नंबर 10 आया, एक बार 20 आया, है ना, 10 और 20 आया। 10 का मतलब 10 मिलीग्राम डालते ही प्रोटेक्ट कर लिया, 20 मतलब 20 मिलीग्राम डालने के बाद प्रोटेक्ट किया। तो पावर किसका ज्यादा हुआ, पावर 10 वाले का ज्यादा हुआ। क्यों, क्योंकि थोड़ा कम डालने पे ही उसने प्रोटेक्ट कर लिया ना, तो पावरफुल है। इसलिए बोल सकते हैं कि गोल्ड नंबर अगर कम होगा तो प्रोटेक्टिव पावर उस कोलाइड का ज्यादा होगा। सिंपल, राइट। चलिए देखिए, उसके बाद एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं। आप लोग जानते हैं कि इमल्शन भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन ही होता है। हाँ, ये बताना जरूरी है कि इमल्शन के अंदर डीपी भी लिक्विड होता है और डीएम भी लिक्विड होता है। ठीक है, डीपी और डीएम दोनों लिक्विड है तो वो इमल्शन होता है। इमल्शन दो तरीके के होते हैं, एक ऑयल इन वाटर, एक वाटर इन ऑयल, है ना। दो तरीके के होते हैं, जनरली दो तरीके के होते हैं, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। क्या मतलब है मेरा, इसका मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ऑयल इन वाटर मैंने लिखा, इसका मतलब ऑयल ऑयल तो डीपी है और डीएम है। अगर वाटर इन ऑयल लिखा, मतलब वाटर तो डीपी है और ऑयल डीएम है ना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जैसा सोच सकते हैं। पहले वाले में पहले वाले में ऑयल इन वाटर लिखा, मतलब वाटर डीएम है वहां पे, और सेकंड वाले में ऑयल जो है। आप खुद बताइए, वाटर जो होता है वो तो पोलर सॉल्वेंट होता है, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, राइट। और ऑयल क्या होता है, ऑयल तो मोस्टली हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, और हाइड्रोकार्बन तो नॉन पोलर होते हैं। तो ऑयल क्या है, मैं ऑयल के लिए लिख रहा हूँ, वो जनरली नॉन पोलर होगा ना। ऑयल क्या होगा, नॉन पोलर होगा। तो आप मुझे बताओ कि पहले वाले में ऑयल इन वाटर में ऑब्वियस सी बात है, जो सॉल्वेंट होता है, जो डीएम होता है वो ज्यादा होता है ना, पार्टिकल तो कम होंगे। तो पहले वाले में वाटर ज्यादा है और सेकंड वाले में ऑयल ज्यादा है। पहले वाले में वाटर ज्यादा है तो मतलब पोलर मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो वाटर अगर ज्यादा है मतलब पोलर मॉलिक्यूल ज्यादा है। अगर पोलर मॉलिक्यूल ज्यादा है मतलब मैं बोलूंगा कि कंडक्टिविटी जो है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो भी ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि वाटर ज्यादा है तो आयन भी ज्यादा मिलेंगे ना। ज्यादा आयन तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा, मतलब ऑयल इन वाटर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होता है। वाटर इन ऑयल में वाटर तो बहुत ही कम है, ऑयल बहुत सारा है। अब ऑयल तो नॉन पोलर होता है, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते, उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगा बेटा, बहुत ही कम होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। जस्ट अ मिनट ना, जस्ट अ मिनट।
ठीक है, तो ऑयल इन वाटर देखा, फिर वाटर इन ऑयल हमने स्टडी किया, डीपीडीएम देखा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाला लॉजिक हमने देखा। जो ऑयल इन वाटर है, क्योंकि उसके अंदर वाटर बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि उसके अंदर वाटर बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ध्यान रखना आप इसको एक्वस इमल्शन भी बोलते हैं, इसीलिए इसको एक्वस इमल्शन भी बोला जाता है। और सेकंड वाला वाटर इन ऑयल, उसके अंदर ऑयल ज्यादा है, तो उसको ऑयल इमल्शन भी बोलते हैं, है ना। ठीक, दोनों के एक एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, एग्जांपल तो ध्यान रखने पड़ेंगे आपको। पहले वाले का ऑयल इन वाटर का एग्जांपल है मिल्क, ठीक है। और जो वाटर इन ऑयल है उसका एग्जांपल है बटर हो गया, ठीक है। बटर इसका एक एग्जांपल हो गया। कोल्ड क्रीम, या फिर कोल्ड क्रीम जो है वो भी इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो चाहे बटर हो गया चाहे कोल्ड क्रीम हो गया, वाटर इन ऑयल का एग्जांपल है, और ऑयल इन वाटर का एग्जांपल है मिल्क, ठीक है। तो क्या क्या मैंने बताया कि डीपी कौन है, डीएम कौन है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या रिलेशन है, क्या क्या दूसरे नाम है इनके, है ना, और क्या क्या एग्जांपल है, दोनों हमने देखा। देखो, ये जो दोनों इमल्शन होते हैं, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल, अगर ये दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो जो कोलाइडल सॉल्यूशन, जो इमल्शन बनता है, उसको मल्टीपल मल्टीपल इमल्शन बोला जाता है। जो थर्ड केस है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है थर्ड केस, क्योंकि बहुत रेयर ऐसे एग्जांपल होंगे, बट फिर भी मैं बता रहा हूं, उसको लिखा जाएगा वाटर ऑयल वाटर, वाटर ऑयल वाटर, WOW, वाव, राइट। सो वाव टाइप ऑफ मल्टीपल इमल्शन, ऐसा बोल सकते हैं इन शॉर्ट उसको। वाटर ऑयल वाटर टाइप का है, या उसको मल्टीपल इमल्शन इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जब वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर दोनों इमल्शन साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगे, तो मल्टीपल इमल्शन होगा, ठीक है। चलिए, तो इमल्शन का थोड़ा तो आइडिया लगा आपको, टाइप्स का आइडिया लग गया। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ इमल्शन। मतलब कैसे पता चलेगा, आपको इमल्शन दे दिया और आपको पता नहीं है कि ऑयल इन वाटर है वाटर इन ऑयल है, मैं कैसे पता करूंगा? थोड़ा दिमाग मुझे लगाना पड़ेगा। मैं कैसे पता करूंगा, ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है। आपको पता है कि, आप सोचिए, आपको रेंडमली कोई एक इमल्शन दे दिया, चलो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल अपने तरीके से समझाता हूँ, स्टेटमेंट आप लोग पढ़ लेना ना। इमल्शन दे दिया मेरे को उसने, है ना, और मेरे को पता नहीं है कि कौन सा है, ऑयल इन वाटर है वाटर इन ऑयल है। मैंने पता है क्या किया, मैं थोड़ा दिमाग लगा रहा हूँ, मैंने वाटर ऐड कर दिया उसमें, मैंने उस इमल्शन में वाटर ऐड कर दिया बिना सोचे समझे। अब आप खुद सोचो, अगर वो ऑयल इन वाटर रहा होगा, दोनों किस लेके चलेंगे, अगर वो ऑयल इन वाटर रहा होगा, तो उसके अंदर ऑलरेडी वाटर बहुत ज्यादा था, आपने फिर से वाटर डाल दिया, मतलब वाटर का अमाउंट बढ़ गया ना। वाटर का अमाउंट बढ़ गया मतलब क्या मिलेगा आपको, ऐसा लगेगा कि कंडक्टिविटी बढ़ गया है, राइट। या समझ में आ रहा है, इमल्शन था, उसमें आपने वाटर ऐड कर दिया, बिना सोच समझे वाटर ऐड कर दिया। आप मान लीजिए कि वो जो इमल्शन था वो ऑयल इन वाटर वाला था, तो उसके अंदर वाटर पहले ही बहुत ज्यादा था, आपने फिर से वाटर मिला दिया, तो आपने फिर से वाटर मिला दिया, मतलब ऐसा हो गया कि यार अब तो उसमें सिर्फ वाटर ही वाटर है, उसके अंदर ऑयल तो बहुत ही कम है ना। और अगर मान लो गलती से कि वो वाटर इन ऑयल टाइप का होता, मतलब वाटर बहुत कम था, है ना, और आप उसमें वाटर डाल रहे हो, फिर तो यार बहुत बढ़िया किया आपने। फिर तो ऐसा करने से पता है क्या फायदा होगा, वाटर बहुत कम था, आपने वाटर डाल दिया, मतलब यहाँ पे लेयर बन जाएगी एक ऐसे, वाटर की लेयर अलग बन जाएगी और ऑयल की लेयर अलग बन जाएगी। ऑब्वियस सी बात है ना, पहले वाटर बहुत कम था, आपने वाटर डाल दिया, अब वाटर भी ऑयल के जितना हो गया, तो दो अलग अलग लेयर आपको दिख जाएगी, देखने से लग जाएगा कि दो अलग अलग लेयर बनी हुई है, मतलब पक्का यार ये वाटर इन ऑयल था। अगर वाटर डालने पे एक ही लेयर आपको दिख रही है, इसका मतलब सिंगल लेयर अगर आपको दिख रही है, तो इसका मतलब ध्यान रखना बेटा, इसका मतलब है कि वो ऑयल इन वाटर था। अगर दो लेयर्स आपको दिखने लगी वाटर डालने पे, इसका मतलब वो वाटर इन ऑयल था, सिंपल, ठीक है। हमने यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, हमने यही प्रॉपर्टी यूज किया कि एक के अंदर पानी का अमाउंट ज्यादा होता है, एक के अंदर वाटर का अमाउंट कम होता है, बस। तो वाटर डालने से जहां पे लेयर बन गई, वो तो वाटर इन ऑयल था, जहां पे एक वो लेयर नहीं बनी या एक ही लेयर रह गई, वो ऑयल इन वाटर था, ठीक है। तो फिर से बता रहा हूँ, रिलेटिव पॉइंट नंबर 1 रीड कर रहा हूँ, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द टू लिक्विड्स
एज ए जनरल रूल लिक्विड प्रेजेंट इन एक्सेस फॉर्म्स द डिस्पर्जन मीडियम, हम जानते हैं अच्छे से. फॉर एग्जाम्पल, टू ऑब्टेन एन emulsion ऑफ ऑयल इन वाटर, वाटर इज टेकन इन एक्सेस. टू ऑब्टेन वाटर इन ऑयल emulsion, ऑयल इज टेकन इन एक्सेस. ये बहुत सिंपल सी बात है, हमें ऑलरेडी पता था. दूसरा पॉइंट कैसे पता करेंगे? सरफेस टेंशन से. आप लोग को पता होना चाहिए, जो लिक्विड का टेंडेंसी, जो लिक्विड आसानी से ड्रॉपलेट बना लेगा, स्पेरिकल ड्रॉपलेट बना लेगा, है ना. जो लिक्विड बोला मैंने, वो कुछ भी हो सकता है, वो वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है. ठीक है. तो जो लिक्विड आसानी से ड्रॉपलेट बना लेगा, मतलब वो डीपी पार्टिकल होगा, है ना. वो डीपी पार्टिकल होगा. जैसे मान लो वाटर ने आसानी से ड्रॉपलेट बनाया, मतलब वाटर डीपी है, तो डीएम कौन होगा? ऑयल होगा. मतलब ये वाटर इन ऑयल वाला इमल्शन हो गया. ठीक है. तो सरफेस टेंशन ऑफ टू लिक्विड में क्या लिखा हुआ है, पहले उसको रीड करता हूं. द लिक्विड विद ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म स्पेरिकल ड्रॉप एंड हेंस द डिस्पर्स फेज. मतलब वो लिक्विड जिसका टेंडेंसी बहुत ज्यादा है स्पेरिकल ड्रॉपलेट बनाने का, वो डिस्पर्स फेज होगा, वो डीपी होगा. और उसके अलावा जो दूसरा लिक्विड बचा हुआ है वो डीएम होगा. तो डीपी डीएम पता चल गया, मतलब टाइप पता चल गया कि कौन सा इमल्शन है. इफ द सरफेस टेंशन ऑफ एन ऑयल, सरफेस टेंशन ऑफ एन ऑयल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर. अगर ऑयल का सरफेस टेंशन वाटर से ज्यादा है, ऑयल का सरफेस टेंशन वाटर से ज्यादा है, मतलब ऑयल डीपी होगा और वाटर डीएम होगा. मतलब ऑयल इन वाटर आपको इमल्शन मिलेगा, सिंपल सी बात. तो जिसका सरफेस टेंशन ज्यादा होता है वो डीपी होता है, ध्यान रखना. दूसरा वाला सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा. डीपी डीएम पता चल गया, मतलब टाइप पता चल गया आपको. ठीक है. सर सेम. हाँ एग्जैक्टली ऐसा हम देखो. नहीं नहीं, आयुषी ने पूछा है कि सर ये जो वाटर ऑयल वाटर टाइप इमल्शन है, इसके अंदर ऑयल और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा. देखो, ऑयल और वाटर का अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाए ना, वो फिर एक्चुअली में कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव नहीं करेगा, हम ऐसा नहीं बोलेंगे, है ना. मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं वहां पे कि ये जो थर्ड टाइप वाला है ना, इसके अंदर आप डीपी और डीएम जो है वो क्लियरिटी के साथ आप नहीं बता पा रहे. जहां पे डीपी और डीएम नहीं बता पा रहे कि डीपी वहां पे ऑयल है या वाटर है, जब ऐसा केस आ जाए जहां पे आप डीपी और डीएम में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप बोल सकते हैं कि डीपी ऑयल भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, उस केस को आप बोल सकते हैं वो मल्टीपल इमल्शन का केस होगा. ठीक है. हाँ, आप खुद सोचिए, अगर आपने वाटर ऑयल इक्वल अमाउंट में लिया ना, तो फिर आप खुद सोचिए वो एक्चुअली में कोलाइडल सॉल्यूशन होगा ही नहीं. कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए, पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग खुद सोच रहे होंगे कि यार वाटर में ऑयल डालेंगे तो सर क्या फालतू बात है, ऑयल तो ऊपर रहेगा, क्या यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन काम कर रहा है. तो देखो, अगर आप वाटर में ऑयल डाल रहे हो ना, तो ऑयल आपको क्या करना है, ऑयल के फाइन ड्रॉपलेट्स जो है ना, आपको पानी, नॉर्मल वाटर है, स्टेशनरी वाटर है, उसके अंदर ऑयल के ड्रॉपलेट्स आपको ऐड करने हैं बहुत ही कम अमाउंट में. और उस कंटेनर को शेक करना है अच्छे से. वो ड्रॉपलेट है ना, ड्रॉपलेट अच्छे से पूरे लिक्विड में, पानी में फैल जाएगा. थोड़े टाइम के लिए बोल रहा हूँ मैं, वापस से वो ऑयल ड्रॉपलेट ऊपर आ जाएगा, है ना. बट थोड़े टाइम के लिए ऑयल ड्रॉपलेट जो है सॉल्यूशन में चला जाएगा, और वो जो बनेगा ना, आप बोलोगे ऑयल इन वाटर इमल्शन तैयार हो गया. वही अगर आप उल्टा करो, ऑयल लिया आपने बहुत सारा, और उस ऑयल के अंदर वाटर लिक्विड के ड्रॉपलेट्स ऐड किए और उसको शेक किया अच्छे से, आप बोलोगे सर ये वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन तैयार हो गया. ठीक है. तो कोई ना कोई एक का अमाउंट आपको कम लेना ही पड़ेगा. दोनों इक्वल अमाउंट में लोगे ना, तो इमल्शन बनाने के लिए वो इमल्शन स्टेबल नहीं होगा एक्चुअली में, फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ एजेंट ऐड करना पड़ेगा उस सॉल्यूशन को स्टेबल बनाने के लिए. ठीक है. तो मैं बता रहा था आपको. हाँ, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमल्शन. देखो, इमल्शन के अंदर चाहे डीपी हो चाहे डीएम हो, है ना, चाहे डीपी हो चाहे डीएम हो, चाहे डीपी का अमाउंट हो चाहे डीएम का अमाउंट हो, किसी का भी अमाउंट 74% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. मतलब टोटल वॉल्यूम का 74% से ज्यादा कोई भी नहीं होना चाहिए. टोटल वॉल्यूम का 70% से ज्यादा ना तो डीपी होना चाहिए ना डीएम होना चाहिए, है ना. इसका मतलब देखो क्लियर है कि डीपी और डीएम का अमाउंट एक प्रॉपर रेशियो में होना चाहिए. ऐसा नहीं कुछ भी अमाउंट मिला दिया तो कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है. ठीक. उसके अलावा सिर्फ वॉल्यूम से ही नहीं यार, डीपी डीपी और डीएम का एक साइज का रेंज भी होता है कि यार, मान लीजिए आप जो इमल्शन बना रहे हैं वो वाटर इन ऑयल है, मतलब वाटर का जो ड्रॉपलेट है, उस ड्रॉपलेट का साइज भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होना चाहिए.
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.001 से लेके 0.05 mm इतने रेडियस का ड्रॉपलेट होना चाहिए, इतने डायमीटर का ड्रॉपलेट होना चाहिए। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं रखना है आपको, मैं तो ये बताऊंगा कि 75% टोटल वॉल्यूम का 75% से ज्यादा कोई भी नहीं होना चाहिए, ना तो वाटर ना ऑयल। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 लिख दिया, उसको पॉइंट नंबर 2 है बेटा एक्चुअली में, हाँ इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना आप लोग। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आप लोग अच्छे से जानते हैं यार, जहां पे वाटर ज्यादा है वहां पे कंडक्टिविटी ज्यादा मिलेगा। मतलब ऑयल इन वाटर का कंडक्टिविटी वाटर इन ऑयल से ज्यादा है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक। चलिए देखो, अभी किसी ने सवाल पूछा था, सर वाटर और ऑयल को अगर आप ऐड कर देंगे तो वो तो सिर्फ इमल्शन तो उतना अच्छा बनेगा नहीं, क्योंकि आपने बोला कि आपने नॉर्मल वाटर था उसके अंदर ऑयल की ड्रॉपलेट ऐड कर दी और उसको शेक किया सॉल्यूशन को, तो कोलाइडल सॉल्यूशन बना। बट थोड़ी देर बाद ऑयल की ड्रॉपलेट वापस से ऊपर आ जाएगी, सरफेस पे आ जाएगी, वापस से वो कोलाइडल सॉल्यूशन खराब हो गया, कोलाइडल सॉल्यूशन रहा ही नहीं वो। तो अगर आपने एक बार कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया और आप चाहते हैं कि वो एज इट इज रहे, वो स्टेबल रहे, वो स्टेबल रहे, तो उसके लिए आपको कुछ रिएजेंट ऐड करने पड़ते हैं। उन रिएजेंट को बोला जाता है इमल्सिफायर, उन रिएजेंट को बोला जाता है इमल्सिफायर। इमल्सिफायर बोल सकते हैं या फिर इमल्सिफाइंग एजेंट भी बोला जाता है। तो इमल्सिफायर या फिर इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करते हैं, इमल्शन को स्टेबल बनाए रखते हैं, इमल्शन को एज इट इज बनाए रखते हैं। ठीक है। कौन कौन हो सकते हैं इसके एग्जांपल देखो, बहुत सारे लिखे हुए हैं कि लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन एसिड हो गया, क्ले पाउडर हो गया, जिलेटिन हो गया, ठीक है, ये सब लिखे हुए हैं एग्जांपल्स, आप लोग को याद रखते हैं, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है। उसके बाद है रोल ऑफ इमल्सिफायर, कि इमल्सिफायर का रोल क्या है। इमल्सिफायर दो तरीके से काम करेगा, जो भी इमल्सिफायर आप डाल रहे हो, या तो वो डीपी और डीएम दोनों में से किसी एक में सॉल्युबल होगा, मतलब ऑयल इन वाटर दोनों में से किसी एक में सॉल्युबल। हाँ रिपीट कर रहा हूँ, शायद नेट कनेक्टिविटी का इशू आ गया था ना, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो बेटा मैं बोल रहा था कि इमल्सिफायर जो है दो तरीके से काम करेगा। पहला है, इट मे बी मोर सोल्यूबल इन वन लिक्विड देन द अदर ना, मतलब दोनों में से किसी एक लिक्विड में वो ज्यादा सोल्यूबल हो। तो इस केस में क्या करेगा, जिसमें सोल्यूबल है उसमें तो अच्छे से घुल जाएगा, जिसमें सोल्यूबल नहीं है उसके चारों तरफ एक लेयर बना लेगा, है ना। अगर इमल्सिफायर आपने डाला, दो लिक्विड ऑलरेडी है उसमें, मान लो वो इमल्सिफायर किसी में ज्यादा सोल्यूबल है किसी में नहीं है, तो जिसमें ज्यादा सोल्यूबल है उसमें तो घुल जाएगा अच्छे से, जिसमें सोल्यूबल नहीं था उसके चारों तरफ लेयर बना लेगा। ठीक है। और लेयर बनाने के बाद में, अब आप खुद सोचो यार, दोनों सॉल्वेंट या दोनों लिक्विड के बीच में एक लेयर बन गया, अब लेयर बन गया तो दोनों लिक्विड एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। अगर दोनों लिक्विड एक दूसरे के पास आएंगे ही नहीं, एक दूसरे के पास आएंगे ही नहीं, तो फिर आप बोल दोगे ना कि यार इमल्शन स्टेबल रहेगा। तो इमल्शन को स्टेबल बनाने का तरीका था, दोनों लिक्विड के बीच में लेयर बना दो, और लेयर बनाने के लिए आपको कुछ रिएजेंट ऐड करने पड़ते हैं। अगर ऐसा हुआ कि जो इमल्सिफाइंग एजेंट आप सेलेक्ट कर रहे हो वो दोनों में से किसी एक लिक्विड में सॉल्युबल है, तो जिसमें सॉल्युबल है उसमें तो अच्छे से घुल जाएगा, जिसमें सॉल्युबल नहीं है उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव फिल्म, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है बेटा, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप लोग देखिए। फॉर एग्जाम्पल, जो न्यूट्रल सोप होते हैं, न्यूट्रल सोप विच आर मोर सोल्युबल इन वाटर देन इन ऑलिव ऑयल, है ना। जो न्यूट्रल सोप होते हैं ना, वो वाटर में ज्यादा सोल्युबल होते हैं कंपेयर टू ऑलिव ऑयल, है ना। समझ में आ रहा है। उसके अलावा जो एसिडिक सोप होते हैं, एसिडिक सोप जो होते हैं वो ऑयल के अंदर ज्यादा सोल्युबल होते हैं कंपेयर टू वाटर। तो मतलब जो न्यूट्रल सोप होंगे, ध्यान रखना, न्यूट्रल मतलब यहाँ पे मीनिंग है ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, उससे मतलब है न्यूट्रल का। तो न्यूट्रल सोप तो वाटर के अंदर ज्यादा सोल्युबल होते हैं ऑयल के कंपैरिजन में, और एसिडिक सोप जो होते हैं वो ऑयल के अंदर ज्यादा सोल्युबल होते हैं वाटर के कंपैरिजन में। ठीक है। इमल्सिफायर का क्या रोल है, वो इमल्शन को स्टेबल बनाए रखता है। क्या क्या उसके एग्जाम्पल होंगे वो आपको याद रखने हैं, जैसे मैंने बताया सोप हो सकता है, जिलेटिन हो सकता है, क्ले पाउडर हो सकता है। ठीक है। चलिए,
उसके बाद जो लास्ट है इस चैप्टर का वो है कैटालिस्ट, और आप लोग बहुत बढ़िया अच्छे से जानते हो कैटालिस्ट क्या करता है। पॉजिटिव कैटालिस्ट होता है, नेगेटिव कैटालिस्ट होता है। कैटालिस्ट रिएक्शन की रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है ना। सिर्फ रिएक्शन की रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, वो रिएक्शन की एंथैल्पी को कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। मतलब कैटालिस्ट से एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज या इंक्रीज होता है। अगर पॉजिटिव कैटालिस्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा, नेगेटिव कैटालिस्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगा, बट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो चेंज ही नहीं होता। ये तो आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा, तो वो थ्योरी तो मैं बता नहीं रहा हूँ, वो तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट या टाइप्स ऑफ कैटालिसिस में आपको पता है कि होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस दो तरीके के कैटालिस्ट होते हैं। जैसे पहला है एग्जांपल देखो, SO2 प्लस O2 गिव्स SO3। यहाँ पे तीनों गैसेज स्टेट में, SO2 भी गैस है, O2 भी गैस है, SO3 भी गैस है। अगर आपने जो कैटालिस्ट लिया वो भी गैसेज स्टेट में होगा तो आप बोलोगे ये कैटालिस्ट होमोजीनियस नेचर रखता है। मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट, रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट प्लस कैटालिस्ट, तीनों का फिजिकल स्टेट अगर सेम हो जाए तो वो होमोजीनियस कैटालिस्ट होता है। अगर तीनों में से किसी एक का भी फिजिकल स्टेट अलग आ गया वो हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट होगा। जैसा राइट में लिखा हुआ है, N2H2 और अमोनिया तीनों गैस स्टेट में थे, हमने आयरन उसके अंदर, हम उसमें आयरन एज ए कैटालिस्ट यूज करते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, तो वो हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट वाला रिएक्शन हो गया। ठीक है। उसके अलावा एक होता है ऑटो कैटालिसिस, ये भी हम पढ़ चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स में। आप लोगों को पता है कि जब आप एस्टर का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो एस्टर के हाइड्रोलिसिस से एसिड और एल्कोहल बनता है। और पता होना चाहिए कि एस्टर के हाइड्रोलिसिस में, अगर आपने एस्टर का हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में करवाया है ना, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि एस्टर का हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है। मतलब कभी भी आपको बोला जाए कि मुझे एसिड बनाना है और आपको एस्टर दे दिया जाए, तो मैं क्या करूंगा, एस्टर को लूंगा एसिडिक मीडियम में ताकि मुझे जल्दी से एसिड मिले, है ना। बट आपको H प्लस बेटा बाहर से डालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो एस्टर खुद ही क्या कर रहा है, एसिड बना रहा है ना। वो एस्टर क्या करेगा, वो आप तो उस एस्टर में पानी मिला दो, वो खुद ही एसिड बना रहा है। अब एसिड तो H प्लस देगा ही, तो धीरे धीरे अपने आप ही सॉल्यूशन के अंदर H प्लस बढ़ते जा रहा है। तो सॉल्यूशन के अंदर खुद ही H प्लस रिलीज हो रहा है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन जो है वो रिएक्शन खुद ही अपने आप को कैटालाइज कर रहा है, आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाल रहे बाहर से। तो ऑटो कैटालिसिस मतलब कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों में से कोई एक कैटालिस्ट की तरह बिहेव करेगा। हाँ, यहाँ पे प्रोडक्ट एज ए कैटालिस्ट बिहेव कर रहा है, कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि H प्लस दे रहा है और उसकी वजह से रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है। ठीक है। एक बार मैं आपको ये पॉइंट यहाँ पे बता दूं कि सरफेस टेंशन में अगर कैटालिस्ट लिखा हुआ है मतलब बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव कैटालिस्ट, ध्यान रखना। कभी भी ऐसा ही होगा, क्वेश्चन आएगा ना आपको पता चल जाएगा सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन। सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में कैटालिस्ट लिखा हुआ है मतलब बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव कैटालिस्ट है। मतलब कैटालिस्ट मतलब रिएक्शन की रेट को बढ़ा रहा है, बस सिंपल सी बात है। ठीक। हाँ, कभी कभी कैटालिस्ट की एक्टिविटी को भी इंक्रीज करने के लिए हम कुछ रिएजेंट ऐड करते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि ये कैटालिस्ट जो है अच्छे से परफॉर्म करे। उस कैटालिस्ट का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, उस कैटालिस्ट अगर वो कैटालिस्ट अच्छे से परफॉर्म करे उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ रिएजेंट ऐड करते हैं। तो कैटालिस्ट की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए जिसको ऐड किया जाता है वो तो प्रोमोटर होता है, वो प्रमोट करता है। और जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को कम करता है उसको पॉइजन बोलते हैं। जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएगा उसको प्रोमोटर बोलते हैं, जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को कम करेगा उसको पॉइजन बोलते हैं। जैसे एक अमोनिया का फॉर्मेशन का एग्जांपल है, उसके अंदर आयरन एज ए कैटालिस्ट आप यूज करते हो। अगर उसके अंदर मोलिब्डेनम आपने ऐड किया, MO मोलिब्डेनम है बेटा, एलिमेंट है ये। अगर मोलिब्डेनम आपने ऐड किया तो वो प्रोमोटर प्रोमोटर की तरह काम करेगा, मतलब रिएक्शन की रेट को और बढ़ा देगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड किया, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोबाल्ट नहीं है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड किया तो वो पॉइजन की तरह बिहेव करेगा, वो रिएक्शन की रेट को और भी कम कर देगा, उस कैटालिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देगा। ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटालिस्ट, मतलब कैटालिस्ट का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसकी। सबसे पहले कौन है जो कैटालिस्ट की तरह बिहेव करता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि आप लोगों ने देखा निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट है। डी ब्लॉक के एलिमेंट के पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक एक्टिविटी होता है, वो कैटालिस्ट की तरह अच्छे से बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल खाली रहता है, वो बॉन्ड बनाने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। जनरली ग्रुप 15 से 11 तक, ग्रुप 5 टू 11 ना, पीरियोडिक टेबल में 5 टू 11 वाले अच्छे कैटालिस्ट होते हैं। बट उसमें भी अगर मैक्सिमम कैटालिटिक प्रॉपर्टी किसके पास है तो वो है 7 से 9। ग्रुप 7 से 9 के बीच में जो कैटालिस्ट होते हैं ना, उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, मतलब वो कैटालिस्ट की तरह मेनली प्रेफर किए जाते हैं। तो एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट समझ में आया। उसके बाद सेलेक्टिविटी, मतलब कैटालिस्ट ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा लिया। एक ही कैटालिस्ट जो है ना, मतलब सॉरी,
रिएजेंट आपने लिया और रिएजेंट लेके आप अलग अलग कैटालिस्ट डाल रहे हो सकता है अलग अलग कैटालिस्ट डालने पे प्रोडक्ट अलग अलग मिले। जैसे आपने कार्बन मोनोऑक्साइड लिया और H2 गैस आपके पास था, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस से अगर आपको मिथेनॉल बनाना है तो आपको कॉपर प्लस जिंक ऑक्साइड प्लस Cr2O3 लेना पड़ेगा। मतलब कॉपर प्लस ZnO प्लस Cr2O3, अगर आपने ये तीनों लिया तो मिथेनॉल मिलेगा, सिर्फ कॉपर लिया तो फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, और सिर्फ निकल लिया तो मीथेन प्लस H2O मिलेगा। तो यार ये तो प्रोडक्ट अलग अलग मिल रहा है। मतलब प्रोडक्ट क्या चाहिए आपको उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कैटालिस्ट को, है ना। सेलेक्टिविटी, आई होप समझ में आएगा। देखिए इस पूरे चैप्टर में एंजाइम कैटालिसिस जो है थ्योरी पोर्शन से, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि नॉर्मल कैटालिस्ट के बारे में तो आप जानते ही हो। एंजाइम कैटालिस्ट क्या होते हैं, जहां पे कैटालिस्ट की तरह एंजाइम बिहेव करते हैं। अब एंजाइम क्या होते हैं ये तो आप जानते हैं अच्छे से, जो भी हमारी बॉडीज में, जो भी हमारी बॉडी में रिएक्शन हो रही है, राइट, एंजाइम बेसिकली उन रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, है ना। तो एंजाइम जो है, एंजाइम कैटालिसिस में हम बोल सकते हैं एंजाइम एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ना, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। मतलब इसके अंदर नाइट्रोजन होगा, 100% नाइट्रोजन होगा। जो होता है उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस कंपाउंड है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स में पाया जाता है। या फिर इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन आप लोग जानते हो, शायद आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल वैसे अभी तक पढ़ा नहीं है तो उतना आइडिया नहीं होगा प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन जो है पॉलीमर होता है अमीनो एसिड का, राइट। उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, मैं बता रहा हूँ कि एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। और प्रोटीन के अंदर मैं बता दूं दो तरीके के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कौन कौन से, एक तो एसिड हो गया और एक NH2 अमीन, है ना। तो प्रोटीन जो होता है बेसिकली वो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, और अमीनो एसिड में दो तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एक NH2 फंक्शनल ग्रुप, दो ग्रुप होते हैं। इतना ध्यान रखना एंजाइम के बारे में। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट, मतलब उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखो पहला 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 पॉइंट, हाईली इफिशिएंट। जो एंजाइम है ना, सिर्फ एक अकेला एंजाइम का मॉलिक्यूल जो है ना 1 मिलियन रिएक्टेंट को कैटालाइज कर सकता है 1 मिनट में। तो आप देखो कितना कितना इफिशियंसी है, कितना इफिशियंट है वो, हाईली इफिशियंट लिखा मैंने। एक अकेला एंजाइम जो है 1 मिलियन रिएक्टेंट को 1 मिनट में कैटालाइज कर सकता है, हाईली इफिशियंट है। पॉइंट 2, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब एक स्पेसिफिक एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। ऐसा नहीं मुंह उठा के कुछ भी ले लिया। जैसे आपको पता है कि शुगर जो होता है, शुगर के अंदर वाटर ऐड करने से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है, और इस रिएक्शन को इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोला जाता है ना, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये भी केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर से याद करना है, रिलेट करना है कि यहाँ पे जो एंजाइम यूज किया गया है एज ए कैटालिस्ट वो है इन्वर्टेज। जो भी आप शुगर लेते हो इन इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, है ना, जो भी आप शुगर खाते हो, राइट, इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स हो गया, नॉर्मली हो गया, उस शुगर को क्या करता है इन्वर्टेज जो है, इन्वर्टेज एंजाइम उसको कैटलाइज करता है उस रिएक्शन को, और वो कन्वर्ट करता है उस शुगर को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। एग्जैक्टली वैसे ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करता है जाइमेज, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है डाइस्टेज, और माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है माल्टेज। ये याद रखना है बेटा आपको। उसके बाद बताया कि यूरिया से, यूरिया को वाटर में डालने से अमोनिया प्लस CO2 बनता है। इसको कौन रिएक्शन को कैटलाइज करता है, यूरिएज। तो ये यूरिएज जो है ये क्या है, एंजाइम कैटालिस्ट है बेटा, कैटालिस्ट है ये। सबसे इंपॉर्टेंट है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है एक एंजाइम जिसको बोलते हैं लेक्टोबेसिली। लेक्टोबेसिली बोला जाता है इसको, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है लेक्टोबेसिली, है ना। और प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है पेप्सिन, प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है पेप्सिन, और उस पेप्सिन से अमीनो एसिड बनता है, वो पेप्सिन सॉरी उस पेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन। तो पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ध्यान रखना है। प्रोटीन से पहले पेप्टाइड बनेगा, पेप्टाइड से अमीनो एसिड बनेगा, प्रोटीन से पेप्टाइड में पेप्सिन होता है, और पेप्टाइड से अमीनो एसिड में ट्रिप्सिन एज ए एंजाइम कैटालिस्ट यूज किया जाता है। और एट लास्ट है स्टार्च से शुगर बनाने के लिए, स्टार्च से शुगर बनाने के लिए अमाइलेज आप एज ए एंजाइम कैटालिस्ट यूज करते हैं, अमाइलेज, ठीक है। सब आपको याद रखते हैं।
उसके बाद आता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, कि जो एंजाइम होता है ना वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में अच्छे से काम करता है। ऐसा नहीं आपने टेम्परेचर बढ़ा दोगे ना तो एंजाइम का एक्टिविटी कम हो जाता है। तो नॉर्मली क्या है, आपको पता है कि यार एंजाइम जो है हमारी बॉडी में है, तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वही ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा। नॉर्मल जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है ना बॉडी टेम्परेचर, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा एंजाइम के लिए। इसीलिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, 298 केल्विन से 310 केल्विन है। इस टेम्परेचर रेंज में बहुत अच्छे से काम करता है वो। ऑप्टिमम पीएच भी है, मतलब पीएच का भी एक वैल्यू है कि 5 to 7 अगर पीएच है, हमारी बॉडी का पीएच 5 to 7 है, तो वो सब एंजाइम बहुत अच्छे से इफिशिएंटली वर्क करेंगे। पीएच अगर चेंज हो गया तो उनका एक्टिविटी भी कम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और होता है को एंजाइम। आप लोग जैसे मैंने बताया था कि कैटालिस्ट में आप कुछ एक्टिवेटर डालते हैं रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए, एग्जैक्टली वैसे ही एंजाइम के रेट को बढ़ाने के लिए को एंजाइम डाले जाते हैं, उनको एक्टिवेटर बोलते हैं। तो को एंजाइम क्या होते हैं, को एंजाइम जनरली क्या होंगे, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, या जिनको वाइटामिन आप बोलते हैं ना, वाइटामिन। तो को एंजाइम क्या होते हैं, नॉर्मली वाइटामिन होते हैं विच इंक्रीजेस द एंजाइम एक्टिविटी, जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे। और उन को एंजाइम के पास जनरली मेटल केटाइन होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम केटाइन हो गया, कोबाल्ट CO+2, कोबाल्ट+2 हो गया, कॉपर+2 हो गया। ये कुछ जनरल केटाइन है जो उस को एंजाइम के पास होते हैं, और उसी की हेल्प से वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। ठीक है, चलिए ये हुआ। उसके बाद बहुत एंड पे चल रहे हैं हम लोग। एंजाइम कैटालिसिस का थ्योरी होता है बेटा मैकेनिज्म ऑफ की लॉक। जैसे आपको पता है कि एक पर्टिकुलर लॉक के लिए जो की होता है वो भी बहुत स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं है कि हर एक लॉक के लिए कोई भी की लगा दिया। एक लॉक के लिए एक पर्टिकुलर की होता है बस। इसी हिसाब से सोचो कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन को एक एंजाइम ही कैटालिस कर सकता है और कोई नहीं। तो जो की लॉक मैकेनिज्म है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आप नीचे डायग्राम बना हुआ है, रफ डायग्राम, उसमें देखो। लेफ्ट वाला एंजाइम है, राइट वाला सबस्ट्रेट है, मतलब रिएक्टेंट है जिसको कैटालाइज करना है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट का जैसा शेप आपको दिख रहा है और एंजाइम का जो शेप दिख रहा है, एक को की समझ लो, दूसरे को लॉक समझ लो। मतलब सबस्ट्रेट का जैसा शेप है, एग्जैक्टली उस शेप के जैसा केविटी होना चाहिए एंजाइम में। केविटी मतलब खाली जगह ना, ऑब्वियस सी बात है। अब की और लॉक के बारे में आप अच्छे से जानते हैं ना यार, जो लॉक के अंदर, लॉक का अंदर से जैसा शेप होता है ना, एग्जैक्टली वैसा केविटी की के अंदर होता है, तभी तो एक स्पेसिफिक की लॉक बनता है, राइट, ऐसा बोल सकते हैं। तो कोई भी एंजाइम किस सबस्ट्रेट को कैटलाइज करेगा, उसके लिए आप क्लियरली बोलेंगे कि उस सबस्ट्रेट का जैसा शेप है, उस शेप का जैसा केविटी एंजाइम के अंदर होना चाहिए। और केविटी क्या है, देखो जो खाली जगह मैंने बताया है ना, वो खाली जगह केविटी है। और एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटलाइज करेगा। एक पर्टिकुलर एंजाइम जो है एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। तो जैसे की लॉक है, मैंने बताया एक पर्टिकुलर लॉक के लिए एक पर्टिकुलर की होता है, एग्जैक्टली वैसे ही जो भी सबस्ट्रेट है, अगर उसको कैटलाइज कराने के लिए आपको कोई एंजाइम ढूंढना है, तो अब उस सबस्ट्रेट का शेप देखो कैसा है। उस सबस्ट्रेट का जैसा शेप है, उस शेप का जैसा केविटी होना चाहिए, उस शेप के जैसा केविटी होना चाहिए एंजाइम के पास, तब तो दोनों रिएक्शन कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। तो नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट E+S दोनों रिएक्शन करके एक इंटरमीडिएट बनाते हैं, और वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेता है। ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि पहले रिएक्टेंट कैटलाइज के साथ रिएक्शन करके इंटरमीडिएट बनाता है, और फिर वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना देता है। और नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द कैविटी पैटर्न ऑफ एंजाइम मैचेस विद सबस्ट्रेट देन ओनली एंजाइम कैन कैटलाइज द रिएक्शन। जो कि मैंने बताया, अगर केविटी पैटर्न, एंजाइम का केविटी पैटर्न अगर सबस्ट्रेट के शेप के साथ मैच कर जाता है, तो वो एंजाइम उस रिएक्शन को कैटलाइज कर देगा। अगर मैच नहीं कर रहा है तो कैटलाइज। और लास्ट, सबसे लास्ट पे हम चल रहे हैं। बहुत ही क्लियरली ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट जो होते हैं, इनको जियोलाइट भी बोला जाता है। जियोलाइट क्या होते हैं, ये एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। मतलब एल्यूमिनो सिलिकेट क्या है कि जो भी सिलिकेट का स्ट्रक्चर है ना, SiO2 का स्ट्रक्चर सिलिकेट का, नीचे बनाया हुआ स्ट्रक्चर मैंने, देखो SiO2 का स्ट्रक्चर। अगर उस SiO2 के स्ट्रक्चर में सिलिकॉन एटम को हटा के, जैसे मैं कुछ सिलिकॉन एटम अब हटा रहा हूँ, है ना, तो कुछ सिलिकॉन एटम को हटा के अगर आप उनकी जगह एल्यूमिनियम रख दो, मैं एल्यूमिनियम रख रहा हूँ, देखो ध्यान से, अभी रखा मैंने, है ना। तो कुछ सिलिकॉन एटम को हटा के अगर आप एल्यूमिनियम एटम रख दोगे, तो वो बन जाएगा एल्यूमिनो सिलिकेट, वो हो जाएगा जियोलाइट, है ना। और ये जो बना है एल्यूमिनो सिलिकेट, ये एक
कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। इसको शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो कैटलिस्ट बना है इसके बीच में देखो एक पोर मतलब होल सा बन गया है, एक जगह एक वॉइड जैसा बन गया है ना। कहाँ पे है मैं बताता हूँ, ये देखो बीच में यहाँ पे ये इस जगह सा बन गया है। इस जगह के अंदर वही सबस्ट्रेट आएगा जो इस जगह की शेप के साथ मैच करता है ना। इस खाली जगह के अंदर इस खाली जगह का जैसा भी शेप है, अगर ऐसा शेप किसी किसी रिएक्टेंट का है तो वो इसके अंदर आएगा और रिएक्शन कैटलाइज हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि पोर्स ऑफ स्पेसिफिक साइज ऑन द सरफेस ऑफ जियोलाइट ऑन विच रिएक्टेंट ऑफ स्पेसिफिक शेप एंड साइज कैन एब्जॉर्ब। मतलब ये जो जियोलाइट है इसकी सरफेस पे कुछ स्पेसिफिक शेप का रिएक्टेंट ही आके एब्जॉर्ब हो सकता है। ऐसा रिएक्टेंट जिसका शेप मैच करे इस इस कैटलिस्ट के पोर शेप से, है ना। ये जो कैटलिस्ट है आपको ऐसा शेप अगर किसी रिएक्टेंट का है तो फिर क्या होगा, उस रिएक्टेंट को ये जियोलाइट जो है कैटलिस्ट कर देगा। ठीक। एक एक शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट का एग्जांपल है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ZSM5, है ना, ZSM5। या गैसोलीन, एनसीईआरटी में गैसोलीन लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखना। ZSM5 एक एग्जांपल है शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट का जो इथेनॉल को कन्वर्ट करता है बेटा पेट्रोल में या फिर गैसोलीन में। ठीक है, ऐसा हम बोलेंगे। जस्ट अ मिनट, प्लीज रिपीट। ठीक है, बिटवीन सरफेस टेंशन एंड कैटलिस्ट। सरफेस टेंशन एंड कैटलिस्ट के बारे में मैंने कहाँ पे बता, देखो सरफेस टेंशन का लॉजिक तो मैंने बताया था इमल्शन में। ठीक है, आयुषी ने क्वेश्चन पूछा है तो मैं बता दूं। सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन बेटा मैंने बताया था इमल्शन में कि जिस जिस लिक्विड का सरफेस टेंशन ज्यादा है वो डीपी होगा और दूसरा डीएम होगा, मैंने वहां पे बताया था। ठीक है, तो सरफेस टेंशन वाला लॉजिक मैंने दिया था इमल्शन में ना। कैटालिस्ट में पहले तो मैंने नॉर्मल कैटालिस्ट की बात की कैटालिस्ट होता है, प्रमोटर होता है, पॉइजन होता है, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस। फिर मैं एंजाइम कैटालिस्ट पे आया कि यार जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट एंजाइम कैटालिस्ट पे आपने देखा कि बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं यार। एक अकेला एंजाइम 10 लाख रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है, 1 मिलियन रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है। फिर सेलेक्टिविटी देखा कि यार एक एंजाइम एक ही रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, राइट। जैसे इन्वर्टेज होता है, इन्वर्टेज क्या करता है, शुगर को फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। जैसे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए लैक्टोबैसिली होता है ना, ये सब याद रखते हैं। फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होता है, ऑप्टिमम पीएच रेंज होता है, और सबसे लास्ट में कोएंजाइम मैंने बताया था कि अगर किसी एंजाइम का एक्टिविटी बढ़ाना है तो उसके अंदर कोएंजाइम ऐड करते हैं, और वो कोएंजाइम के पास कुछ मेटल कैटायन होते हैं, जैसे सोडियम प्लस हो गया, कोबाल्ट प्लस 2 हो गया, कॉपर प्लस 2 हो गया, ये सब होते हैं उसके पास। ठीक। ना ना, सरफेस टेंशन मेंशन नहीं किया मैंने कैटलिस्ट में, मैंने इमल्शन में मेंशन किया था। ठीक है, तो ये बेटा ये है आपका क्या बोलेंगे इसको इन शॉर्ट, सरफेस केमिस्ट्री। और अब मैं बोल रहा हूँ जिसको भी क्वेश्चन पेपर में डाउट है वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सरफेस टेंशन आप लोग का हो गया है। हाँ, एक बात ध्यान से सुना, अभी सरफेस टेंशन में कुछ एग्जांपल है जो आपको एनसीईआरटी से पढ़ने हैं। जैसे एक बढ़िया सा एग्जांपल मैं तुमको बता दूं। स्टेटमेंट है, पहली बात सरफेस टेंशन के लिए आप लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। जैसे एग्जांपल में आएगा डेल्टा फॉर्मेशन। अभी डेल्टा क्या होता है, ये बहुत ही यार एकदम सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे ये मान लीजिए इधर से आ रहा है ये मडी वाटर है, रिवर वाटर जो होता है ना वो मडी वाटर होता है जनरली। ध्यान देना, रिवर वाटर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ये रिवर वाटर है, इधर से आ रहा है, और इधर से आ रहा है मान लो सी वाटर। सी वाटर के अंदर मोस्टली क्या होता है आप लोग जानते हैं कि सॉल्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो जहां पे मडी वाटर और सी वाटर मिलेंगे वो ये वाला एरिया है, यहाँ पे मिलेंगे। आप खुद सोचो, मडी वाटर जो होता है ना वो एक्चुअली में बेटा कोलाइड होता है। तो यहाँ पे कौन मिल रहा है, मडी वाटर और रिवर वाटर मिल रहा है। मतलब आप खुद सोचिए यहाँ पे एक्चुअली में कोलाइड और इलेक्ट्रोलाइट मिल रहे हैं। अगर आप कोलाइड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल दोगे तो क्या हो जाएगा यार, तो वो तो सस्पेंशन हो जाएगा ना, वहां पे पीपीटी बन जाएगा। तो एक्चुअली में यहाँ पे पीपीटी बनता है, यहाँ पे पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, और ये पीपीटी के फॉर्मेशन को ही बोलते हैं डेल्टा। तो ये डेल्टा फॉर्मेशन क्या है बेसिकली,
जहाँ पे मडी वाटर मतलब रिवर वाटर और सी वाटर मिक्स होते हैं, वहां पे क्या होता है, उस रिवर वाटर जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसको सी वाटर के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है वो उसको कोगुलेट करता है, और जहाँ पे कोगुलेशन हो रहा है उस कोगुलेशन के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं डेल्टा फॉर्मेशन। डेल्टा फॉर्मेशन हो गया। जस्ट मिनट, मैंने रिकॉर्डिंग हाँ स्टार्ट है। उसके अलावा और क्या क्या लिखा हुआ है, उसके अलावा आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा वहां पे, कोट्रेल प्रेसिपिटेटर, कोट्रेल प्रेसिपिटेटर भी मिलेगा आपको। ये क्या होता है कोट्रेल प्रेसिपिटेटर? जो भी इंडस्ट्री में चिमनीज होती है ना, आप लोगों ने देखा कि चिमनी से स्मोक निकलता है ना, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ये जो जो स्मोक निकलता है उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ चार्ज पार्टिकल होते हैं जो जो मतलब हम बोल सकते हैं कि सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं है, राइट। तो होता क्या है कि जो भी चिमनी है, राइट, हाँ, उस चिमनी से जो भी स्मोक निकल रहा है, जो भी स्मोक निकल रहा है, हम क्या करते हैं उस चिमनी के दोनों एंड पे हम इलेक्ट्रिकल 2 प्लेट लगा देते हैं। 2 प्लेट ऐसी लगा देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट। तो पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट क्या करती है, उन चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ खींच लेती है, उन चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ खींच लेगी, और चार्ज पार्टिकल अपनी तरफ खींच लिए तो बाकी नॉर्मल फिर जो बच गया वो चला जाएगा एटमोस्फेयर में। तो जो चार्ज पार्टिकल पहले सेहत के लिए, हेल्थ के लिए सही नहीं थे, राइट, उन चार्ज पार्टिकल को हमने क्या किया, उस चिमनी में ही हमने सेटल कर दिया उनको, सेटल कर दिया उनको ना, कैसे, प्लेट लगा के, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट लगा के, या ऐसे बोल सकते हैं उन चार्ज पार्टिकल को प्रेसिपिटेट कर दिया हमने। तो इसको बोलते हैं क्वार्टरली प्रेसिपिटेटर। कुछ एग्जांपल मिलेंगे। उसके अलावा इमल्शन जो होता है बेटा, मैं आपको बता दूं कि जो कप सिरप ये सब होती है ना, मेडिकल इंडस्ट्री में कप सिरप हो गया, इसके अंदर दो भी आप लिक्विड, दो लिक्विड मिला रहे हो, राइट, वो इमल्शन ही है। जो कप सिरप होता है बेसिकली वो कोलाइडल सॉल्यूशन ही है, ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, वो कोलाइडल सॉल्यूशन ही है ना। तो मेडिकल इंडस्ट्री में इमल्शन का बहुत यूज है। ये सब आप एग्जाम्पल पढ़ोगे एनसीईआरटी से, आपको क्लियर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था ये मडी वाटर वाला। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जैसे जो रेन आती है, बारिश जो होती है, तो उससे रिलेटेड भी एग्जांपल लिखा हुआ है कि जो भी स्काई है, बेसिकली जो बादल होते हैं, राइट, आप बोलते हो ना सिंपल की स्काई जो है, जो स्काई है बेसिकली एक वो कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह है। स्काई एक कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह है। उस स्काई पे अगर आप इलेक्ट्रोलाइट स्प्रे कर दोगे, जो बादल होते हैं उस पे अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट का स्प्रे कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट बोल रहा हूँ मैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जब उस स्काई पे उस स्काई पे जो कि एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, अगर उस पे इलेक्ट्रोलाइट आपने स्प्रे कर दिया तो सस्पेंशन हो जाएगा, पीपीटी बन जाएगा। और पीपीटी तो ग्रेविटी का फर्क पड़ता है उस पे। इसीलिए जो स्काई होता है, जो स्काई होता है बेसिकली जब बारिश आती है तो आप देखते हैं कि ड्रॉपलेट जो है सिंपल ग्रेविटी की हेल्प से नीचे आ रही है। तो उसका लॉजिक यही है कि स्काई जो था, जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहा था, उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट का स्प्रे कर दिया। आर्टिफिशियल रेन जो होता है ना, कुछ कुछ एरिया होते हैं जहाँ पे रेन नहीं आता है, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल रेन कराया जाता है। तो आर्टिफिशियल रेन कराने का यही तरीका है, हम कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी यूज करते हैं। हमें पता है कि स्काई जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है, हम उस पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट स्प्रे कर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट स्प्रे करते हैं, वो क्या है, वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में नीचे आ जाता है, मतलब बारिश हो गई ऐसा बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? उसके अलावा रबर की बात करूंगा। नेचुरल रबर जो होता है, नेचुरल रबर भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, और नेचुरल रबर बनता है लेटेक्स से, लेटेक्स LATEX से। नेचुरल रबर इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ लेटेक्स है, मतलब नेचुरल रबर एक पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो ये सब बातें जो मैंने आपको बताई बेटा एनसीईआरटी में आपको मिलेगी एप्लीकेशन में। तो ये 4-5 लाइनें हैं जो लास्ट के पेज में आपको दिखेगी, लास्ट या सेकंड लास्ट पेज में, उनको आपको पढ़ना है अच्छे से। जैसे रबर का एग्जांपल मैंने बताया, मैंने डेल्टा फॉर्मेशन बताया, मैंने क्वार्टरली प्रेसिपिटेटर बताया, मैंने आर्टिफिशियल रेन आपको बताया। ये 4 एग्जांपल बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है जो मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगर आपको कुछ डिस्कस करना है तो मैं अच्छा, कैटलिस्ट वाला पार्ट मॉड्यूल में नहीं है, हाँ वो मॉड्यूल में नहीं है एक्चुअली में। कैटलिस्ट वाला पार्ट पता नहीं उन्होंने इस बार मॉड्यूल में क्यों ऐड नहीं किया, बट एनसीईआरटी में बेटा टेंशन मत लो, है ना। एनसीईआरटी में कैटलिस्ट वाला पार्ट दिया है तो आप वहां से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी टाइम हमारे पास अच्छा खासा है, तो जिसको क्वेश्चन पेपर में डाउट है या मॉड्यूल में सॉलिड स्टेट के में जो डाउट है पूछ लो अभी, ठीक है। और मैं रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर डिस्कशन का रिकॉर्डिंग नहीं होगा, ठीक है। चलिए।